हाँ जी, हाँ जी। लेट्स गो, लेट्स गो। माइक इज कनेक्टेड। यस, यस। हाँ जी। तो हमने चैप्टर वन का यूनिट वन पूरा कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर वन का यूनिट टू हम हाफ से ज़्यादा कर चुके हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, फटाफट से चैप्टर वन का यूनिट वन रिवाइज करेंगे, और मतलब बेसिकली जितना करें सारा रिवाइज करेंगे, और फिर वो जितना बचा है वो कंटिन्यू करेंगे, और एंड में हम पूरा एमसीक्यू चैप्टर वन की करेंगे। ठीक है, आज का एजेंडा ये। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है कि हमारे जो पहले 5 चैप्टर्स हैं, दैट दोज आर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो फोकस किसके ऊपर रहेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब सर जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जो फर्स्ट चैप्टर है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, पहले हम उसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कि इसमें दो वर्ड्स हैं, एक तो है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, धंधा, पैसा। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है भाई, जिसका पर्पस क्या है, पैसा। पर्पस इज टू क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन कमाते हैं, हम जैसे बिजनेस लोग। सरप्लस कौन कमाते हैं, एनपीओ टाइप्स लोग। उनके जो अकाउंट्स बनते हैं ना, उनके अकाउंट्स में एंड में, हमारे अकाउंट्स में नॉर्मल क्या होता है, ट्रेडिंग पी एंड एल बनता है, एंड में क्या लिखा होता है, टू नेट प्रॉफिट। उनके अकाउंट में क्या लिखा होता है, सरप्लस। ठीक है, इसलिए सरप्लस। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जैक्ट मतलब होता है कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करना। कुछ हमारे इनपुट्स पड़े हैं, कुछ हमारे पास मान लो एक लकड़ी पड़ी है, उसको कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रोसेस चला के उसको बेंच बनाना। तो कुछ वैल्यू एडिशन करना, कि हमें एक इनपुट्स पकड़ने, ट्रांसफॉर्मिंग अ सेट ऑफ इनपुट्स। ट्रांसफॉर्म करना एक इनपुट्स को किसमें, इनटू अ सेट ऑफ आउटपुट्स, जो कि हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली क्रिएशन ऑफ वैल्यू एडिशन हमारा क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं आराम से इतनी बैड बैड की एग्जांपल नहीं दूंगा। थोड़ा अपन चलते हैं, लेक्चर तो आप वो लगेगा। ठीक, अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, ओरिजिनल उसका ग्रीक वर्ड क्या था, और इकोनॉमी आपको बोलना साथ में एटलीस्ट। देखते क्या है ग्रीक वर्ड, इकोनॉमी। और इकोनॉमी का क्या मतलब है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कि पहले क्या होता था कि ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। 19th सेंचुरी तक हम उसको क्या बोलते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी। लेकिन इतना ये ऐसे एग्जाम में आने के चांसेस कम है कि 19th सेंचुरी तक बताओ क्या बोलते थे। मेन चीज क्या है कि आज के जमाने में हम क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो हम ना सिर्फ पॉलिटिकल तक लिमिटेड है, ना हम एक इंडिविजुअल तक, हाउस होल्ड तक लिमिटेड है। हम सब कुछ ही करते हैं। ठीक है, फिर एक बुक बनी थी जी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। शॉर्ट में बोले तो वेल्थ ऑफ नेशंस। किसने बनाई थी, एडम स्मिथ। ठीक है, ईयर याद रखने की जरूरत है नहीं, इतना ऐसी चीज कभी नहीं आती, इतना वो एसएसटी वाला एग्जाम नहीं है अपने यहाँ पे। अपने यहाँ पे अगर आएगा तो इकोनॉमिस्ट की जरूर इज्जत है, लेकिन ऐसे ईयर की इज्जत नहीं होती। ठीक है, और वेल्थ ऑफ नेशंस को क्या गिना जाता था, फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पेपर में ये जरूर आ सकता है, विच बुक इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ ऑफ नेशंस, बाय। ठीक है, तो ऐसे याद रहना चाहिए। देखो, अब जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, अब देखो हमने दोनों की डेफिनेशन समझ ली। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो बनता है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो बनता है, सब्जेक्ट क्या हमारा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो वो बनते हैं इन दोनों को जोड़ के। ठीक है, अब जो हम बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब अगर मैं बताऊं, फंडामेंटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, फंडामेंटल सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के, ह्यूमन बॉन्ड्स आर एंड रिसोर्सेज आर एंड ह्यूमन बॉन्ड्स आर। ठीक होगी बात, ये तो प्लस टू टॉपिक्स पता ही है। यस, ह्यूमन बींग्स हैं अनलिमिटेड वांट्स, और जो उनके मीन्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो रिलेटिवली स्कार्स है। ठीक है, इच्छाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उतने पैसे, एग्जैक्टली पैसे की मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हाँ बात ठीक है कहीं ना कहीं, कि हमारे पास उनको इच्छाओं को पूरी करने के लिए मेन तो पैसे लगता है ना। हर किसी की इच्छाएं ऐसी थोड़ी होती है कि यार आज शाम बर्गर खा लूं, नहीं उसके लिए भी पैसा लगता है। यार आज शाम मैं गाना गा लूं, फिर रात को डांस कर लूं, इच्छाएं बहुत सारी, अरे ये तो पूरी हो जाएंगी। रिसोर्सेज जिसके लिए चाहिए उसके लिए तो फिर ठीक है। अब इकोनॉमिक्स क्या है, यही स्टडी है कि ये जो हमारी प्रोसेस, ये जो हमारे जो हमारे रिसोर्सेज स्कार्स हैं जो, और हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं। देखो, पहली बात तो एक चीज समझ लो, कि जो रिसोर्सेज हैं क्या वो एब्सोल्युटली स्कार्स हैं, नहीं। क्या है वो, रिलेटिवली स्कार्स है, वेरी गुड। तो रिसोर्सेज क्या है हमारे, रिलेटिवली स्कार्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिवली, नहीं नहीं, कंपैरेटिवली।
कि मतलब ऐसा है कि मैं आपके, अगर मैं बोलूँ आपके पास 10,000 रुपीज है, सफिशियंट है? कैसे पता? क्या पता आपको सिर्फ चिप्स खाने हो, सफिशियंट नहीं है? तो आपकी जो अनलिमिटेड वांट्स है ना, अब हो सकता है अगर मैं बोलूँ आपको कार लेनी है तो 10,000 सफिशियंट है? नहीं। तो जो हमारे अनलिमिटेड इच्छाएं हैं ना, उसके कंपैरिजन में हमारे रिसोर्सेज रिलेटिवली स्कार्स है। ऐसा नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज है ही नहीं। स्कार्स का मतलब होता है कि बहुत कम है, लेकिन वो बहुत कम किस कंपैरिजन में, हमें क्या पता बहुत कम किससे कंपेयर कर रहे हैं हम। तो जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स है उसके कंपेरेटिवली, ठीक है, तो हमारे रिसोर्सेज क्या है, रिलेटिवली स्कार्स, और इनको हमें ऐसे एलोकेट करना है कि हम जो हमारी कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स है, कंपीटिंग का मतलब ये है कि एक वांट आपकी दूसरी वांट से तो मतलब कंपीट कर ही रही है ना, कि वो कहती मुझे पूरा कर, वो कहती मुझे पूरा कर, वो कहती मुझे पूरा कर, है ना? तो आपके जो कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको पूरा करने के लिए जो हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, उसी की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल प्रोसेस ये है कि इस चीज को स्टडी करना कि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर लें, ताकि हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से पूरा कर लें। ठीक है। इट ऑल्सो डील्स विद द प्रोसेस ऑफ विच प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज इज इंक्रीज। ठीक है, इस रिसोर्सेज की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज भी करना है। और इकोनॉमिक्स की स्टडी हमें एनेबल करती है अंडरस्टैंड करने को कि क्या इकोनॉमिक्स इशू है, क्या इकोनॉमिक्स इशू हैं, और उनको मतलब अंडरस्टैंड भी करना और एनालाइज भी करना कि बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं, नेशनल लेवल पे भी, एक बिजनेस लेवल पे भी, सब कुछ। लेकिन हम याद रखना, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक्स जो स्टडी है, इकोनॉमिक्स के एनालाइज को यूज करना ताकि हम बिजनेस के डिसीजन ले सकें। ठीक है। बिजनेस अल्टीमेटली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें हम मतलब पैसा कमाने के लिए निकले हैं, और कुछ ना कुछ हमारे उसमें डिसीजंस रहेंगे। और डिसीजंस ऐसे तो नहीं कि मूड के हिसाब से चलेंगे, जो अच्छा लगा कर लेंगे कोई बात नहीं, नहीं, सोचना पड़ता है, रैशनली सोचना पड़ता है। और रैशनली सोचने के लिए इकोनॉमिक्स यूज होती है। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे आसपास जो फैक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स ही उनको हेल्प करती है स्टडी करने में, और उनका एक सही से सोल्यूशन बताने में। क्या इकोनॉमिक्स की स्टडी हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो भी हमारे बिजनेस में आती हैं उनको एब्सोल्युटली टैकल करने में हेल्प कर सकती है? नहीं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो रह गई। वो क्या है ना, वो जितना भी ट्राई कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगी, वो वाली बात है। ठीक है। अभी हम क्या थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, हमारी एंड्स क्या है, अनलिमिटेड है, मीन्स क्या है, लिमिटेड है। और हमने हमारी जो इच्छाएं हैं उनको कहीं ना कहीं ग्रेड करा हुआ कि यार ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, मेरे पास पैसा है तो सबसे पहले ये चीज करूंगी। वो वाली चीज हम सोचते हैं ना कहीं ना कहीं। ठीक। और हमारे जो पैसे हैं उसके ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव यूज है। मैं यहाँ पे पैसा बोल रहा हूँ, लेकिन याद हमेशा रिसोर्सेज रखना। ठीक है। हाँ जी, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो उसके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं, कि हो सकता है मैं उससे ब्रेड खरीद सकता हूँ, हो सकता है मैं उससे दूध खरीद सकता हूँ, हो सकता है मैं उससे कपड़े खरीद सकता हूँ, हो सकता है मैं उससे गाड़ी खरीद सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, और उसको एलोकेट करना ताकि मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन हो सके। और ये जो हमारी जो प्रॉब्लम है कि हमारे जो एंड्स अनलिमिटेड है और मीन्स है, दिस इज नोन एज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की डेफिनेशन किसने दी थी? रॉबिन्स। ये न्यू चीज आई है आपके लिए भी। ठीक है, ये पहले नहीं थी नोट्स में। अब मैं आपको बताता हूँ। एक एक था गांव, एक था गांव, एक विलेज था, एक विलेज था, एक विलेज था, विलेज। ठीक है। विलेज में एक लड़का था, कंग। क्या नाम है इसका? कैंग। कंग, कंग बोलना, कंग। और एक लड़का था अली। इन दोनों की बातें कौन बताता था मैं? एक था लड़का रॉबिन। रॉबिन का ना बेटा था, एक बेटा, रॉबिन का बेटा था। रॉबिन्स का बेटा था रॉबिन्सन। और वो किसकी बात करता था? कंग और अली की, कंगाली की बात वो करता था। कंगाली क्या होता है? स्कार्सिटी। तो कंगाली की बात कौन करता था? रॉबिन का बेटा। ठीक है, ये जस्ट एक छोटी सी वो थी, ताकि आपको कभी रैंडमली याद रहेगा। ठीक है। अब यही होगा कि आपको एकदम से किसी दिन याद रहेगा कि अरे, कंगाली, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात कौन करता था? रॉबिन का बेटा। ठीक है। अच्छा, सबसे बेस्ट बात क्या है? एमसीक्यू पेपर आपको ये याद रखना है, जब भी हम क्लास लेंगे, जब भी मैं क्लास के बीच में ये पूछूंगा सबसे बेस्ट बात क्या है, क्या बोलना है? एमसीक्यू पेपर है। इसका मतलब ये है
क्या हमें ये कहानी हम क्यों याद रख रहे हैं? ताकि हमें गलती से भी कुछ ऐसा याद रखे कि यार कंगाली या स्कार्सिटी की बात जो हो रही थी, है ना, इसको थोड़ा ऑब्वियसली अगर इंग्लिश में याद रखना तो वैसे याद रख सकते हैं कि एक भी सिटी होती थी, सिटी, वहां पे सारे लोग साफ थे, सिर्फ रॉबिन के बेटे के यहाँ पे निशान था। तो सिटी में स्कार किसके पास था? रॉबिन के बेटे में। ठीक है, तो अपने को बस ऐसे ही याद रखना कि देखो अपना पर्पस क्या है। एट दी एंड एमसीक्यू में आपको दो तीन तरह की चीजें आएंगी। नंबर एक आएगा जहाँ पे कंसेप्ट है, जहाँ पे आपका लॉजिक है कि जो आपने चीज समझी हुई है उस पर क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आएगा प्योर थ्योरी, कि अगर आपने रट्टा मारा हुआ है आप आंसर लिख पाओगे, नहीं तो नहीं। और लिखना तो है ही नहीं, अपने को तो टिक करना है, सिर्फ मार्क करना है। तो उसके लिए जहां जहां तो है लॉजिक, वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉजिक कि ये कैसे बना, ये चीज का क्या मतलब, क्या है, ऐसे। लेकिन जहां पे आप रॉबिन्सन ने डेफिनेशन दी है, अब इसका क्या लॉजिक है, कुछ भी नहीं, लेकिन याद रखना पड़ सकता है। तो ऐसे वहां पे हम कुछ ना कुछ मीन्स यूज करेंगे जहां पे हमें जैसे तैसे वो चीज याद हो जाए बस। ठीक है, तो पूरी सिटी साफ थी, स्कार किसके था? रॉबिन के बेटे के। हम ये पढ़ने वाले इसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन हमने काइंड ऑफ पढ़ ली है, लेकिन अभी हमने पढ़नी है। ठीक है, स्कोप क्या है इसकी, माइक्रो मैक्रो दोनों। नेचर हम आगे पढ़ेंगे, और बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हम चलो आगे पढ़ लेते हैं, चलो। सर हमने करनी है डिसीजन मेकिंग, हमने बोला ना कि इकोनॉमिक एनालिसिस करें ताकि हम बिजनेस डिसीजन ले सकें। लेकिन डिसीजन मेकिंग होता क्या है? डिसीजन मेकिंग होता क्या है, देखो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। कॉमन सेंस बोल रहा हूँ, मतलब इसमें इसमें मत देखने पर। हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ। डिसीजन मेकिंग तभी आती है ना अगर मेरे पास एक ही कोर्स है। अगर मेरे पास एक ही कोर्स, लाइक एक ही कोर्स ऑफ एक्शन है कि मैं यही कर सकता हूँ, फिर तो क्या डिसीजन लेना है, फिर तो करो। अगर मेरे पास मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शन है तो मुझे उसमें डिसीजन लेना है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं उन सबको लिस्ट डाउन करके इवेल्युएट करूंगा कि यार ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं अपना ऑब्वियसली रैशनल जजमेंट यूज करूंगा। क्योंकि हम यहाँ पे याद रखना, हम यहाँ पे घरेलू कोर्स ऑफ एक्शन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बिजनेस डिसीजन की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस डिसीजन मेकिंग में मैं क्या करूंगा, पहले एक तो लिस्ट डाउन करके रखूंगा मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव है, फिर मैं उनको क्या करूंगा, इवेल्युएट करूंगा कि इनमें से क्या सही है, और अपनी रैशनल जजमेंट लगाऊंगा, और फिर चूज करूंगा। एंड फिर मैं उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को चूज कर लूंगा जो मेरे को ज्यादा सेंस बनाता है, जो मेरे को ज्यादा सूटेबल लगता है। यस, बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमें ये वाली ध्यान में रखनी है कि इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज करना बिजनेस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में। किसने बताई थी? अरे जो, कैसे याद रखना है इसको, ऐसे ऐसे करना है, ये करना है सीरियसली। अरे वो देखो ना किसने बताई थी, ये है, दिस इज द थिंग। आपको अभी नहीं पता चल रहा है, जब एग्जाम सेंटर में बैठोगे ना वहाँ पे लिखा आ गया कि द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दैट इज यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज वाज गिवन बाय, तभी एकदम से आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ था। और इसमें याद रखना, आपका नाम जो है जोल्डिंग जो ऐसे उठ रहा है ना, वो ऑब्वियसली आपका ये पढ़ के उठना चाहिए कि इकोनॉमिक एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस एंड पॉलिसीज, जोल्डिंग, जोल्डिंग। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर हमने इसका पढ़ा कि इसकी स्कोप में क्या क्या आते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें ज्यादा डिटेल में तो ऑब्वियसली हम चैप्टर में कवर कर चुके हैं, रिवीजन करा रहा हूँ तो बस इतना बताता हूँ। माइक्रो में हम किस लेवल पे पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स के लेवल पे, कंज्यूमर और फर्म्स के लेवल पे, ये तो पता ही होगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स एज अ होल, इन्फ्लेशन क्या चल रही है, जीडीपी क्या चल रहा है, इकोनॉमी कहाँ पे, ऐसी ऐसी चीज। और माइक्रो में हम कैसे पढ़ते हैं कि एक फर्म प्राइस क्या रख रही है, एक फर्म की डिमांड कितनी है, एक फर्म की सप्लाई कितनी है, एक फर्म में रिसोर्सेज कितने, ऐसी चीज। तो जहाँ पे हम छोटे लेवल पे आ गए माइक्रो, लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स क्या मैक्रो। ओके, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स डिटेल में मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, अभी मैं फिलहाल रिवाइज करूंगा, आप वो देख लेना। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस, बिकॉज ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे चलती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट, बिकॉज, बिकॉज बताओ यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स, अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉलिसी। इकोनॉमिक्स क्या, थ्योरी, सिर्फ थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी को यूज करना ताकि हम बिजनेस की डिसीजन ले सके, बिजनेस की पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सके, दैट इज व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक आर्ट है। आर्ट क्या होता है कि हमें कोई चीज पता है, जैसे अगर मेरे को पेंटिंग बनानी आती है, मेरे को पेंटिंग बनाने की सिर्फ नॉलेज है, लेकिन मैं उसको यूज जब करके कुछ बनाता हूँ वो आर्ट बन जाती है ना, कि यार इसने तो आर्ट बना दी, है ना।
तो ऐसे एक आर्ट कब बनती है, जब मेरे को अपनी जो नॉलेज है मैं उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करता हूँ, प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूँ। फिर इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऑब्वियसली हम एक यूनिट लेवल पे खड़े हैं, बिजनेस के लेवल पे खड़े हैं, तो माइक्रो लेवल पे। इट ऑल्सो यूजेस द इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। मतलब कि एक बिजनेस चाहे ये सोचता है कि मेरे कस्टमर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन वो उसको ये चीज में भी फर्क पड़ता है कि भाई ईरान यूएस की वॉर चल रही है, या इंडिया में इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, या इन जनरल हमारा बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, अगर मेरे को कल को लोन लेना है तो उसको मैक्रो एनालिसिस भी तो करना पड़ता है साथ में। तो कुछ मैक्रो एनालिसिस के एलिमेंट्स भी आते हैं, लेकिन हम बेस्ड कहाँ पे, हम खड़े कहाँ पे, एक इंडिविजुअल यूनिट के लेवल पे, है ना। फिर यूज ऑफ थ्योरी एंड मार्केट एनालिसिस, दैट इज हम थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड या ऐसी सब चीजों के ऊपर चलते हैं, और एक प्राइवेट एंटरप्राइज की हम बात करके चलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, मतलब कि दूसरे डिसिप्लिन के साथ उठाती है, मतलब मैथ्स भी यूज करती है, अकाउंट्स भी यूज करती है। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो प्योरली थ्योरेटिकल, जो क्या करती है, इकोनॉमिक फिनोमेना को एनालाइज करती है अनरियलिस्टिक एजम्पशंस के साथ। लेकिन जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वो प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, मतलब वो टैकल करती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जो रियल वर्ल्ड में। अगर आपने इकोनॉमिक्स देखा होगा, हमेशा उसमें इकोनॉमिक्स की, अगर आपने किसी भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी देखी होगी, वो हमेशा ऐसा लिखा होता है, इट इज अज्यूम दैट, कुछ ना कुछ लिखा होता है, इनकम सबकी सेम है, तो इन्फ्लेशन नहीं है ना, कुछ ना कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक लिखी होती है कि भाई कौन सी ऐसी दुनिया जहाँ पे इनकम सबकी सेम है, कौन सी ऐसी दुनिया जहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है, तो तू अपनी थ्योरी बनाता रहे। लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसमें तो हम एक बिजनेस एक्चुअल में खड़ा होके उस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे सोच रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे एक बिजनेस खड़ा होकर सोच रहा है कि मेरे को जो भी प्रॉब्लम है वो रियल वर्ल्ड में मेरे को सारी चीजें ध्यान रख के सोल्व करनी पड़ेगी। तो प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक वर्ड सुनते सर आप ऐसे सोच लेना, लाइक रियलिस्टिक। प्रेगमेटिक मतलब काइंड ऑफ रियलिस्टिक, कि बड़ा रियलिस्टिक सी है कि रियल लाइफ में जो बिजनेस में प्रॉब्लम आती है उसको देख के टैकल करके चलता है आगे। यस, ठीक है जी। हाँ, ये आ जाती है मेन कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का है नॉर्मेटिव इन नेचर। इकोनॉमिक्स दो तरह, दो लाइंस पे चलती है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज व्हाट इज, व्हाट इज कि प्योर साइंस है। अगर बोला जा रहा है कि अगर मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट बताऊं कि पैसा गिरने पे डिमांड बढ़ती है, ये इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये बता रही है, सिर्फ एक रिलेशन बता रही है व्हाट इज, कि पैसा अगर अगर तुम प्राइस गिरोगे ना, सॉरी पैसा बोल दिया क्या मैंने पहले, अगर प्राइस गिरोगे तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट को प्राइस गिराना चाहिए ताकि इस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़े क्योंकि मार्केट में इसकी शॉर्टेज चल रही है, दिस इज नॉर्मेटिव। बट शुड बी कि इकोनॉमिक्स को ऐसे यूज करना ताकि क्या होना चाहिए, कि तुम्हें ये चीज करनी चाहिए ताकि ये हो। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, प्योर साइंस, कि भाई ये। नॉर्मेटिव क्या, प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्राइब करती है कि ये होना चाहिए। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, वो लिख के देता है ना ऐसे ऐसे कि ये होना चाहिए, ये दवाई लो, तो प्रिस्क्राइब करते हैं हम। ओके। बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या है, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो मैनेजर फेस करता है रियल लाइफ में, वो। अब मैनेजर कैसी प्रॉब्लम फेस करता है, इंटरनल इश्यूज भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल इश्यूज भी हो सकते हैं। इंटरनल में कैसे इश्यूज हो सकते हैं, इंटरनल को कौन से इंटरनल इश्यूज कौन से होते हैं जो मैनेजमेंट के कंट्रोल के अंडर आते हैं, और जिसको टैकल करने के लिए वो क्या यूज करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जितने भी बिजनेस लेवल पे प्रॉब्लम्स होती है, इंटरनल इश्यूज, उसको कौन सॉल्व करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जितने एक्सटर्नल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज जो हमारे कंट्रोल में नहीं आते, उन वो कैसे टैकल करते हैं, वो कैसे एनालाइज होते हैं, टैकल तो क्या ही बोलना, सॉल्व कैसे होते हैं। सॉल्व ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि वर्ल्ड हंगर ही हमने सॉल्व कर दिए। सॉल्व एज इन कि हमारे बिजनेस लेवल पे जो इशू है वो हम कैसे रिजॉल्व करें। अगर मान लो बिजनेस लेवल पे एक इशू आ रहा है कि हमें लोन लेना और रैम बैंक का रेपो रेट ज्यादा है, या ऐसा कुछ है, तो ये स्टडी क्या है, मैक्रो लेवल पे हो रही है, समझ रहे? ये इकोनॉमिक थ्योरी जो है ये डील करती हैं इंटरनल इश्यूज। ये हमने थोड़ी डिटेल में पढ़ ली थी क्लास में, तो आप वो देख लेना। ऑब्वियसली नाम तो भी मैं पढ़ के क्या ही बताऊंगा। ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है एक्सटर्नल इश्यूज पे। बुक में जो भी ऐसे येलो बैकग्राउंड के वो साथ होता है ना, उसका मतलब वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ रीड करके आगे बढ़ना है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये आप ना एक बार एक काम करो, सेल्फ रीड करो, जो जो लिखा हो फटाफट से सिर्फ देखते चलो, पढ़ते चलो, आगे चलो।
खुद पढ़ने पे ही चीजें बेटर तरीके से कभी हिट करती हैं कि अच्छा ये ऐसे। माय बैड। मेरा नाम ही शिनचैन है, मैं शरारत से भरा हूँ। ब्रांचेस। ओके, आगे बढ़ लो, कोई नहीं, बताता हूँ। कंसल्टेशन भी बताता हूँ। सारे समझ आ गए? जो उसने दो बोले उस वही नहीं समझ। हाउ कन्वीनियंट कि कहीं मैं बोल दूं कि अच्छा आपको सारे समझ आ गए, ये दो बताओ फिर जो उसने बोले। अच्छा चल मैं बता रहा हूँ। ब्रांचेस, पहले हम आज पे आते हैं। इकोनॉमिक्स बड़ी है या बिजनेस इकोनॉमिक्स बड़ी है? वही लिखा हुआ फिर। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आता है, इकोनॉमिक्स इंक्लूड बिजनेस इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ इट्स ब्रांच। इकोनॉमिक्स तो बहुत बड़ी है। इकोनॉमिक्स में देखो, पॉलिटिकल भी आ गई, मैक्रो लेवल पे भी आ गई, माइक्रो लेवल पे भी आ गई, पॉजिटिव नॉर्मेटिव सब कुछ आ गया। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? सिर्फ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सिर्फ छोटी सी एक एक्चुअल एक बिजनेस माइक्रो लेवल पे क्या सोच रहा है। तो इकोनॉमिक्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ एक ब्रांच है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की एक अप्लाइड ब्रांच है कि थ्योरी को रियल लाइफ में अप्लाई करना। फिर कंसंट्रेशन क्या है? कि भाई इकोनॉमिक्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे के बारे में सोचती है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का ऐसा पर्पस क्या है? हमने हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमने बोला था कि स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ एलोकेटिंग, जो हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट मोटिव भी है, वो तो कहीं ना कहीं क्या, वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वाली पॉइंट ही वही वाली चीज थी। ठीक है। अब द थिंग इज कि इकोनॉमिक्स जो सॉल्व करती है, यहाँ पे बात सिर्फ वो नहीं हो रही कि अप्लाई किस में होती है। यहाँ पे बात ये होती है जब इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, क्या कभी हम ऐसे बात थोड़ी करते हैं कि लेट्स से जो हम इसमें बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में, कि फोकस इज ऑन बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि एक बिजनेस को जब प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती, कुछ वैसे वाली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। इसकी एग्जांपल, इफ आई वुड से, लेट्स से एमडी बीमार हो गया, जो मेन सीईओ है। अब इसमें क्या इकोनॉमिक्स चलाओगे तुम? ठीक है, लेकिन ये तो नॉन बिजनेस नॉन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और बिजनेस की प्रॉब्लम है। तो वो लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ ऐसी वाली चीजों के साथ डील करती है कि तुम्हारे रेट बढ़ गए, तुम्हारा डिमांड कम हो गई, कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज हो गया, इनकम चेंज हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, ऐसे ऐसे चीजें जो सिर्फ इकोनॉमिक एक्सपेक्ट एस्पेक्ट है, सिर्फ उसको डील करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे डील करता है कि तुम्हारे किसी सप्लायर ने धोखा दे दिया, ये तो तुम्हारे एक बिजनेस की प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, वैसे वाली चीज। सॉर्टेड? और किसी में कोई डाउट नहीं है? फिर हम चले गए थे यूनिट 2 में, बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ले ली। फिर हमारे याद है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब हम कहाँ पे खड़े हैं? इकोनॉमी लेवल पे। इंडिया एज अ होल, यूएसए यूके एज अ होल लेवल पे हम खड़े हैं कि एक इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम होती है और उसमें प्राइस मैकेनिज्म का क्या रोल रहता है। प्राइस मैकेनिज्म का रोल बहुत कम पढ़ेंगे हम, लेकिन इकोनॉमी ही उसको कैसे सॉल्व करती है वही ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है सर, हर इकोनॉमिक सिस्टम को एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है क्या? ये तो पढ़ा हुआ है, बताओ। ये तो मुझे लगता है पूरे, आई थिंक पूरे इंडिया के बच्चों को नींद से भी उठा के पूछना कि "ओए, जल्दी बता, सेंट्रल गवर्नमेंट सुन दो यार, है ना?" तो ये तो सबको ही पता है। इसमें जैसे आपको एक और याद रखना कि सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे हो।
कि ऐसी कौन सी प्रोविजंस बनाएं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि देखो ऐसा है कि एक सोसाइटी ना कहीं कोलैप्स हो जाएगी अगर हमने सारे ही रिसोर्सेज आज ही यूज कर लिए। अगर हमने ये सोचा ही नहीं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ रखें, अगर मान लो लेट्स से पेट्रोल की रिफाइनरीज होती है, जहाँ पे पेट्रोल बन रहा है वहां पे सारी रिफाइनरीज को आज ही यूज कर लो, आज ही सारा पेट्रोल बना दो, आज ही मतलब 1 साल के अंदर सारा पेट्रोल बना दो, आगे वाली जनरेशन क्या करेगी? खत्म हो जाएगी सोसाइटी, इकोनॉमी क्लैप्स हो जाएगी, उसमें खत्म हो जाएगा, उसको इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक सेंट्रल इकोनॉमी लेवल पे ये भी रहती है कि यार ऐसी क्या प्रोविजंस बनाए ताकि चलता रहे, है ना। बोलिए। तो सोसाइटी जो अपने सारे स्कार्स रिसोर्सेज आज ही यूज नहीं करना चाहिए कि करंट ही खत्म कर दो। इसलिए सोसाइटी को ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी सेविंग करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके और फ्यूचर में भी प्रोग्रेस हो सके। ठीक है बात, और बाकी तीनों तो पता ही। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये रिवीजन है तो इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा ज्यादा एक्सप्लेनेशन। फिर हम यहाँ पे पहुंचे थे कि जी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के हैं, ये तो आपको पता होंगी कौन सी। एक एग्जांपल ले लो ना, एक एग्जांपल ले लो। वेरी गुड, ठीक है। अब इकोनॉमी जो तीन होती हैं, इसको ना ऐसा रटने की जरूरत नहीं। अगर आप सोच के देखो ना, जब मैं इसको समझाऊंगा कि कैपिटलिस्ट होता क्या है, सोशलिस्ट होता क्या है, आपको पता चल जाएगा कि यार एक्चुअल में रटने वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जिसने मार्केट को खुला छोड़ रखा है कि कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई गवर्नमेंट या कोई ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं कंट्रोल कर रही कि तुम्हें क्या बनाना चाहिए या वो किसको एलोकेट होगा, किसको कितने रिसोर्सेज मिलने चाहिए। नहीं, सब कुछ डिमांड सप्लाई के बेसिस पे चलता है। एक इकोनॉमी होगी ऐसी जिसमें उन्होंने तुम्हें खुला छोड़ दिया कि भाई तुम अपना प्रॉफिट कमाओ दबा के। तुम्हारा मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट मोटिव, एकदम प्रॉफिट अपना कमाओ। और तुम ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट कमाना है, अगर एक बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना है, तो उसको क्या देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या चाहता है। जैसे ही उसको पता चलेगा कंज्यूमर ये चाहता है, वो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज कर लेगा। और यहाँ पे सिंस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, तो यहाँ पे हर कोई कैसे सोचेगा कि मैं जितने रिसोर्सेज हो सके लगा दूं कंज्यूमर की प्रेफरेंस पूरी करने को, मेरी मर्जी से मेरे रिसोर्सेज चलेंगे। एंड मेरे मेरे पास लाइक राइट है टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि एज एन मुझे अगर कुछ भी ये जगह रेंट पे लेनी है, ये पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए, तो वो सब चीजें मेरे अकॉर्डिंग। एक इकोनॉमी होगी ऐसी फुल्ली, और एक इकोनॉमी क्या होगी जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ठीक, हमने सोशलिस्ट नहीं ना पढ़ा था लास्ट उसमें, तो इसलिए हम सोशलिस्ट दोबारा से पढ़ लेते हैं आराम से डिटेल में। तो इसलिए मैं कैपिटलिस्ट एक बार पढ़ा देता हूँ दोबारा से कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक इन मॉडर्न इकोनॉमी इन विच, ठीक है, हाँ, इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो तुम्हारे पास खुले मीन्स है, खुले रिसोर्सेज है, जैसे मर्जी उसको यूज करके तुम अपना काम चला। और क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म। इसका मतलब क्या है, कैपिटलिज्म रहता कहाँ है? प्राइवेटाइजेशन पे, प्राइवेटाइजेशन पे। याद है मनमोहन सिंह जी ने 1991 में क्या पॉलिसी लेके आए थे? एलपीजी, क्या थी वो? Very good। तो उसमें प्राइवेटाइजेशन का पॉइंट ही यही था कि सब कुछ सरकार के पास नहीं रह सकता, प्राइवेट सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर तुम देखो रियल लाइफ में भी देखो, आज के ज़माने में भी जो चीज़ें जो इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथ में वो चलती हैं बढ़िया, उसमें सर्विसेज अच्छी मिलती हैं। लेकिन जो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है तो वो फिर, है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत अच्छी है किसके लिए? ताकि कंज्यूमर्स को उनके मनपसंद की चीज़ें मिलें, कंज्यूमर खुश रहे। अगर वैसी चीज़ चाहिए तो क्या चाहिए तुम्हें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की एग्जांपल कौन सी है? यूएसए, यूके, जापान। यूएसए में क्या चलता है? प्रॉफिट मोटिव, खुला बिजनेस, पैसा कमाता। सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसी है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जहाँ पे सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये हम आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। चलो, पहले सिर्फ इतना समझ आ गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है मेन कैपिटलिज्म का मेन स्टे, और प्रॉफिट मोटिवेट से ड्राइविंग फोर्स।
ऐसे समझ लो कि गाड़ी जो है, जहाँ पे कैपिटलिज्म रहता है, वो गाड़ी का क्या नाम है? गाड़ी का क्या नाम है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। कि भाई कैपिटलिज्म इस गाड़ी में रहता है और उसको चलाता कौन है उस गाड़ी को? प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, वो लिखा हो ड्राइविंग फोर्स और मेन इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रोल। गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड रोल। क्या गवर्नमेंट का जीरो रोल है? क्या ऐसा थोड़ी है यूएसए में प्रेसिडेंट ही नहीं है ना? अगर यूएसए, यूके, जापान, जहाँ पे भी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्या वहाँ पे ऐसा है क्या कि कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा कुछ? नहीं नहीं, एक है ना, लिमिटेड रोल है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि बिजनेस को डिसाइड करती है कि तुम ये वाले रिसोर्सेज ऐसे बनाओ, तुम ये चीज इकोनॉमी में इतनी बननी चाहिए। क्या प्रेसिडेंट किस टाइम बोल सकता है कि अगर मान लो उसको पता है कि यूएसए में मान लो 10 कंपनीज हैं जो ये पर्टिकुलर चीज बनाती हैं, कि नहीं ये चीज इतनी नहीं बननी चाहिए, क्या वो प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है? नहीं। लेकिन चाइना में ऐसे होता है। चाइना में वो बताते हैं कि यूट्यूब नहीं चलेगा। चाइना में पता है आपको यूट्यूब नहीं चलता है। चाइना में यूट्यूब नहीं चलता है, आई थिंक गूगल भी नहीं चलता है, सब कुछ उनको अपनी सर्च इंजन है, उनकी अपनी वीडियोस है, उनका अपना ही प्लेटफॉर्म है, सब कुछ। तो ऐसे सब कुछ है। और वहाँ पे गवर्नमेंट ये तक डिसाइड करती है कि एक छोटा 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, अगर उसके पास फोन है, वो क्या देख सकता है। तो इसलिए वहाँ पे डिफरेंट ही चलता है। तो गवर्नमेंट का वहाँ पे पूरा रोल है। यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या है? इकोनॉमिक अफेयर्स में लिमिटेड रोल। ठीक है जी। अगली बार से जब भी आप बोलोगे कैपिटलिस्ट, साथ में क्या बोलना है? नहीं नहीं, कैपिटलिस्ट का नाम, दूसरे नाम बोलना है। कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट लेजिस्लेशन, कैपिटलिस्ट एफएमएलएफ, या फिर कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट लेजिस्लेशन, कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट लेजिस्लेशन। ठीक है, इसको इसको अपनी ना वोकेबलरी में वैसे उतार दो कि कभी अगले टाइम बोलना ही नहीं है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हर बार ये बोलना है कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट लेजिस्लेशन। ठीक है, इसके करेक्टरिस्टिक्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे उस दिन। ठीक है, तो आप वो लेक्चर देख लेना। और बाकी तो मैं आपको, आप बोल्ड बोल्ड जो हेडिंग है वही पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें बस आई थिंक जो एक पढ़ के नहीं समझेगा वो है कंज्यूमर सोवरेनिटी। बाकी तो नाम से ही समझ आ रहे हैं, उसके हेडिंग से ही समझ आ रहे हैं। कहीं किसी और में ऐसा है कि हेडिंग से नहीं समझ आए? नहीं। कंज्यूमर सोवरेनिटी क्या होता है? कि कस्टमर ही मालिक है, कंज्यूमर ही मालिक है, कस्टमर भी नहीं, कंज्यूमर। कस्टमर नहीं होता, कंज्यूमर ही वो है, किंग है। कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है, कंज्यूमर को जो चाहिए, ठीक है, वो वाली गुड्स बनेगी। कि जो कंज्यूमर को चाहिए, जो बायर को चाहिए कि मेरे को ये गुड चाहिए, बन जाएगी ऐसे। ओके। तो कंज्यूमर डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी के जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो कैसे एलोकेट होंगे। यहाँ पे अपन पहुंच गए थे लास्ट तक। अब हमारी यहाँ पे काइंड ऑफ रिवीजन खत्म होती है। यहाँ पे हम पहुंच गए थे, अब इसके बाद हम आराम से ठहराव से चलेंगे जितना हमें आता है। ठीक है, चलो। सर एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन से थे? ठीक है, ये चौथा भी साथ में याद रखना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सर एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखो, कोई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी तो होती नहीं है जो ये डिसाइड करे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ये कैसे सॉल्व होती है? ये कैसे डिसाइड होता है इनफैक्ट कि इकोनॉमी क्या यूज, ये इकोनॉमी कैसे यूज चलती है? मार्केट फोर्सेस के बेस पे। क्या डिमांड है उसके बेस पे सप्लाई हो जाएगी। तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे पूरी मार्केट चलती है कि जो कस्टमर को चाहिए वही बन जाएगा। और वही ये, और और ये इकोनॉमी यूज करती है इम्पर्सनल फोर्सेज ऑफ मार्केट एंड डिमांड सप्लाई और द प्राइस मैकेनिज्म टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम। कि प्राइस ऊपर नीचे कर दिया या प्राइस के साथ छेड़खानी कर दी, जिससे हमारी, अगर हमें जैसे चेंज करना है कि लेट्स से फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो उसमें पैसे से डिसाइड होगा कि किसके लिए बन रहा है। देखो एक चीज बताओ, वैसे ये रियल लाइफ में इससे हटके, कि अगर तुम्हें कभी भी कोई बिजनेस करना है ना, तुम्हारे पास हमेशा दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन, बिल्कुल लो कॉस्ट कर दो ताकि हर किसी को अफोर्डेबल हो जाए, या तो तुम तब मार्केट क्रैक कर सकते हो। या तुम बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट में चले जाओ कि हम तो जी सबसे बेस्ट कोचिंग देते हैं या हम सबसे बेस्ट हैं इस फील्ड में, तो आप यहाँ पे आओ। एक एग्जांपल है पीडब्ल्यू, कॉस्ट बिल्कुल लो, हर किसी को अफोर्डेबल कर दो। और एक है जैसे लाइक काइंड ऑफ हम हो गए या कोई भी और है, कि भाई कि हम तो जी इतना रखते हैं लेकिन हम अपनी प्रीमियम सर्विस पूरी देते हैं, वैसे। ओके। अब देखो ऐसा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे करती है बताओ?
आप ये तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये चारों इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ते टाइम क्या याद रखोगे मन में? हाँ, सेकंड। चलो ठीक है। और एक और चीज, जो मेन कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का मेन वो क्या है, क्या मोटिव है? प्रॉफिट मोटिव। सर व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे बनता है कि सर एम ऑफ बिजनेस क्या है? एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल। ठीक है। दिस causes businessmen to compete with one another to produce the goods which only consumer wish to buy। तो इसके लिए वहां पे फुल कंपटीशन चलता है। और कंपटीशन होने का फायदा क्या है? कस्टमर को फायदा मिलता है। अगर दो सप्लायर आपस में कम्पीट करते रहेंगे, एक तो वो अपने प्राइस नीचे करते रहेंगे, और सर्विसेज या गुड्स बेटर देते रहेंगे कि ये हमारे पास रहे, इसको लगे कि यार सस्ता भी हम देते हैं, बेस्ट भी हम देते हैं, ऐसा। इसलिए अगर कंज्यूमर वांट मोर कार्स, देन देयर विल बी अ डिमांड इन इंक्रीज ऑफ कार, एज अ रिजल्ट देयर प्राइस विल इंक्रीज। ये तो सप्लाई का लॉ हमें पता ही है कि अगर किसी चीज की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड अभी, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। फिर ऑब्वियसली सप्लाई प्राइस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी। याद है ना, ये चीजें तो बहुत बेसिक की। एक चीज की डिमांड ज्यादा है, फिर क्या होगा? उसके प्राइस बढ़ेंगे। प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई उतनी तक बढ़ जाएगी जितने तक उसके फिर डिमांड मैच आउट हो सके, और इससे क्या हो जाती है? मार्केट इक्विलिब्रियम आ जाता है, और मार्केट इक्विलिब्रियम में प्राइस स्टेबलाइज हो जाता है कि अब ये न्यू प्राइस है। ये याद है, ये पढ़ोगे ये सारा कुछ प्लस टू में? ठीक। तो बस फिर एक राइज इन प्राइस होगा और कॉस्ट सेम रहेंगी, इससे क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की जैसे एग्जांपल दी, जैसे यहाँ पे कार, कि अगर कार, अगर डिमांड, अगर चूज करना है कि क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो कैसे डिसाइड होगा कि डिमांड किस चीज की है? डिमांड कार्स की है, कार्स बन जाएंगी। डिमांड चेयर्स की, चेयर बन जाएंगी, ऐसा। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या यूज होता है? दो चीजें होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव मेथड, लेबर इंटेंसिव मेथड। ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पर्पस क्या है? प्रॉफिट। और मैंने पहले बताया था, कॉस्ट रिडक्शन इज ऑल्सो अ प्रॉफिट मोटिव ओनली। तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा मेथड यूज करना है? ये नॉर्मल पार्लेंस में बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अगर जैसे हमारा पर्पज ही अगर प्रॉफिट मोटिव और कॉस्ट रिडक्शन है, तो ऑब्वियसली हम वो वाला मेथड यूज करेंगे जिसमें हमारी कॉस्ट कम पड़ सके। तो बहुत सिंपल है। एक एंटरप्रेन्योर विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज चूजिंग अ टेक्निक दैट प्रोडक्शन विच रेंडर इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम। इफ लेबर इंटेंसिव, अगर लेबर रिलेटिवली चीप है तो लेबर यूज करेगा, अगर लेबर कॉस्टली है तो कैपिटल यूज करेगा। सिंपल लॉजिक। डिसाइडिंग फॉर whom टू प्रोड्यूस, इसमें वही लॉजिक आता है। फिर कैपिटलिस्ट है, क्या सोचेगा? गुड्स एंड सर्विसेज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसके लिए प्रोड्यूस होंगी? जिनके पास बाइंग की कैपेसिटी है। एक डिमांड कैसे बनती है? जब हम एक बोलते हैं डिमांड, क्या सिर्फ मेरी इच्छा से डिमांड बन जाती है? वैसे तो हम आगे थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें और डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी 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 मैं सिर्फ ऐसे बोलता हूँ, क्या मेरी सिर्फ इच्छा हो? अगर मेरी सिर्फ एक इच्छा है गाड़ी खरीदने की, क्या मेरी गाड़ी की डिमांड है वो? सिर्फ इच्छा नहीं होनी चाहिए भाई, उसके साथ एक विलिंगनेस टू बाय के साथ क्या होनी चाहिए? परचेजिंग पावर भी तो होनी चाहिए। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखो वो यही बोलते हैं कि तुम्हारी हम डिमांड पूरी कर देंगे, हमें तो पैसा कमाना ही है, तुम ये बताओ खरीद लोगे? तो जिनके पास बाइंग की कैपेसिटी है, और बाइंग कैपेसिटी दैट इज परचेजिंग पावर डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली इनकम, कि अगर तुम उतना खरीद सकते हो तो हम तो बना देंगे, बताओ चाहिए बता देते हैं, बना देते हैं, ऐसा। डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अब देखो एक चीज है, कंजम्पशन एंड सेविंग्स आर डन बाय कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर डन बाय entrepreneurs। entrepreneur, entrepreneur, एंटरप्रेन्योर तो नहीं होता, entrepreneur होता। अगर तो बहुत ही लाइक सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोल रहा हूँ, दैट इज entrepreneur। लेकिन मैं जस्ट फन के लिए क्या बोल रहा हूँ? entrepreneur, entrepreneur। तो कंजम्पशन एंड सेविंग्स कौन करता है? मतलब खाता भी कौन है और बचाता भी कौन है? कंज्यूमर भाई, ऑब्वियसली बात है। एक बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट करता है, वो कुछ ना कुछ एक बिजनेस बनाता है, फिर सर्विस देता है, कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूमर्स ही वो करते हैं, सेविंग भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं।
कंज्यूमर इनकम कमाते हैं, उसमें कितना कंजम्पशन करते हैं और कितना उसमें से बचाते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है। कंज्यूमर सेविंग्स अमंग अदर फैक्टर्स आर गवर्न्ड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। कि भाई ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके पास 100 रुपए है और आपको पता है कि लेट्स से कि बैंक में तो हमें सिर्फ इसके ऊपर ½ % मिलना है साल का, क्या करेंगे सेविंग करके। सेविंग सेविंग का यहाँ पे वो वाली बात हो रही है कंज्यूमर सेविंग्स की, एज एन कि अगर हमने उसकी हर एक चीज की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर मैंने पैसे अपनी जेब में रख लिए, अपने बैंक में संभाल के रख लिए, और उसमें मैं सिर्फ ½ % कमा रहा हूँ साल का, हो सकता है मैं उसको कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, हो सकता है मैं उसको कहीं, हमेशा ये थोड़ी होता है पैसे को कि या तो मैं खर्च दूँ या सेविंग करूँ। छोटे लेवल की सोच नहीं ना रखनी, हमें बड़ा सोचना है कि भाई एक इंसान ये भी तो सोच सकता है कि मैं इसको कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, हो सकता है मैं इसको शेयर मार्केट में लगा दूँ, गोल्ड में डाल दूँ। गोल्ड भी काइंड ऑफ सेविंग है, लेकिन अगर आप कमोडिटी ट्रेड वगैरह की बात करो तो हाँ गोल्ड में डाल दो तो ऐसा। ठीक है। और अगर हायर लेवल ऑफ इनकम होगा, हायर द लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट्स, हायर विल बी द सेविंग्स। बहुत ऑब्वियस बात है, इसमें तो कोई सुन के भी नहीं लगता कि यार ये क्या है। अगर मेरी इनकम भी ज्यादा होगी और मेरे को बैंक में इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिल रहा होगा तो मैं तो ज्यादा सेविंग करूंगा ना। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, एंटरप्रेन्योर। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस पे डिपेंड करता है, रिटर्न ऑफ कैपिटल। अगर मुझे पता है कि मैं इस कोचिंग में लेट से 2 लाख रुपए लगाता हूँ, और मुझे पता है कि एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 लाख रुपए, कोई ऐसा रियल कुछ नहीं, 2 लाख रुपए लगाए और मुझे पता है मुझे 1 साल के अंदर मिल गए 1 लाख रुपए, 30 से या जैसे भी करके कमा लिए मैं 1 लाख। और बैंक में इंटरेस्ट रेट है 20%। किधर करूंगा मैं, सेविंग करूंगा या मैं इन्वेस्ट करूंगा। बहुत बेसिक मैथ है, यहीं पे करेंगे क्यों। वेरी गुड। 2 लाख रुपए लगा के मेरे को 1 साल में कितना मिल गया, 1 लाख रुपए, तो इसका मतलब 50% मेरी ROI है। ये जो होते हैं ना रिटर्न ऑन कैपिटल, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट में मेरे को रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत ज्यादा मिल रही है, 2 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए साल में मिलता है, तो मैं तो ऑब्वियसली लगाऊंगा। क्योंकि बैंक में तो मेरे को 2 लाख लगा के कितना मिलना है, 40,000, 20%। कहाँ 40,000, कहाँ 1 लाख। वो तो मैंने 20% की ऐसे ले लिया और 1 लाख भी ऐसे ले लिया, बट पॉइंट समझ आ गया ना कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करेगी, कि रिटर्न, द ग्रेटर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन दैट इज रिटर्न ऑफ कैपिटल, द ग्रेटर विल बी द कैपिटल इकोनॉमी। और हम कहाँ रहते हैं, कैपिटल इकोनॉमी में। हम तो मिक्स्ड में रहते हैं, लेकिन प्राइवेट में क्या आ जाता है, प्राइवेट में तो कैपिटलाइजेशन ही है। देखो मिक्स्ड क्या होता है, मिक्स्ड अपने आप में कोई अलग इकोनॉमी नहीं है। मिक्स्ड कुछ कुछ अलग कुछ नहीं होता है। मिक्स क्या होता है कि भाई देखो, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कि भाई खुला छोड़ दिया मार्केट, और एक होती है बिल्कुल रेगुलेट करके रखेंगे। मिक्स्ड क्या है, मिला दिया दोनों को, और दोनों को मिला दिया दोनों को फायदे मिला दिए। हम आगे पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ेंगे उसके भी मेरिट्स डीमेरिट्स। लेकिन हम जब मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं, एम इज टू डेवलप अ सिस्टम विच इंक्लूड द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। कंट्रोल्ड होती है सोशलिस्ट, और मार्केट इकोनॉमी तो तुम्हें पता ही है ना, वो पढ़ा है। याद है कैपिटलिस्ट को क्या बोलना है, फ्री मार्केट, लेजेस फ्री। ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी अपने में कुछ खास नहीं है, हम अगर मिक्स्ड इकोनॉमी भी है तो हमारा जितना भी प्राइवेट सेक्टर है वो क्या है, कैपिटलाइजेशन ही तो है काइंड ऑफ। कि अगर मुझे, अगर मैं ही हूँ, मेरे को अपने रिसोर्सेज जहां मर्जी लगाने हैं, मैं उस पर जितना मर्जी कमा रहा हूँ या मैं क्या बना रहा हूँ, मेरा भी तो प्रॉफिट मोटिव है, इसके पे क्या मेरे को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है क्या, नहीं। तो वो चीज, ठीक है, ये समझ आ गया। चलो अब हम चलते हैं मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बैकग्राउंड क्या है, येलो। तो हमें क्या करना है, रीड करना है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। बेस्ट बात क्या है, आपको भी बोलना साथ में, MCक्यू पेपर, सिर्फ MCक्यू बोल के नहीं छोड़ना, MCक्यू पेपर है। इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई चीज ऐसी लिखी हुई मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, क्या पेपर में कभी ऐसा कुछ आने वाला है, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, नहीं। तो हमें वो वाली टेंशन तो लेनी है कि लैंग्वेज याद रखनी है, जैसे +1 +2 में होता था कि लैंग्वेज याद रखनी है, पेपर में आए तो ये पूरा वो लिख के आने, 5 पॉइंट्स लिख के आने, रट लो। तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ 14 बिजनेस प्रिंसिपल हेनरी फोर्ड के याद कर लो। नहीं तो इकोनॉमिक्स में भी जो थ्योरी है याद रख लो। यहाँ पे तो वो टेंशन नहीं है, तो हमें सिर्फ उतना ध्यान रखना है। देखो कैपिटलिज्म एक सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट है, जैसे मैंने बताया। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है,
जैसे मैंने बताया था, अभी मैंने क्या बताया था, हाँ, कि डिमांड यहाँ है, सप्लाई यहाँ है, पहले प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तो प्राइस बढ़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली वर्क करती है, क्योंकि उसको कोई रेगुलेट नहीं करता। नहीं तो चाइना जैसी जगह पे अगर ऐसा कुछ होता कि कार की डिमांड है, गवर्नमेंट पहले सोचेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितने रिसोर्सेज बना के कितनी कार बनना चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ भी चाहिए क्योंकि हमें आगे भी रिसोर्सेज चाहिए, ऐसे ऐसे सोच। कैपिटलिस्ट में क्या होगा, कार चाहिए, लगा रिसोर्सेज बना देंगे, कर देंगे। मिल तो सोशलिस्ट में भी जाएगी, सरकार वहां पे ऐसे नहीं करती, कार चाहिए नहीं मिलेगी, घोड़ा गाड़ी चलो, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, तो मिल तो दोनों में जाएगी, लेकिन जस्ट पॉइंट है कि यहाँ पे सरकार कंट्रोल नहीं करती, यहाँ पे हमें देखना की डिमांड है, बना दो, कोई दिक्कत नहीं, रिसोर्सेज अपने लगा देंगे। There is no need of increasing cost of collecting and processing of information for formulating, implementing and monitoring policies. Honestly बताऊं तो I don't agree with this statement, but लिखा हुआ है तो भाई क्या बोल सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल में लिखा हुआ है। अच्छा ये मैं बता दूं आपको भी, आईसीआई मॉड्यूल जो है ना, जो आपका एग्जाम तो अल्टीमेटली आईसीआई का देना हमने, ठीक है, तो आईसीआई के मॉड्यूल ये सारा बुक में कवर्ड है। ठीक है, आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये तो बुक में था ही नहीं, पेपर में आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, अनलेस ऑफ कोर्स पूरी इंडिया के लिए बाहर से है। ठीक है, द थिंग इज कि यहाँ पे ना बहुत जगह लैंग्वेज एक्सेस लिखी हुई है, लेकिन हम क्योंकि अभी डिटेल लेक्चर्स पढ़ रहे हैं तो हमें एक एक चीज कहीं ना कहीं कवर करनी पड़ेगी, चाहे रीड ही करके चलें, चाहे मैंने येलो कर रखा है रीड करके चल रहे हैं, हो सकता है पेपर में आए भी नहीं दूर दूर तक। जब हम बाद में करेंगे रिवीजन वीडियोस, ये पूरा लेक्चर जब खत्म हो जाएंगे तो हम रिवीजन लेक्चर्स भी लेंगे। जब हम रिवीजन वीडियोस में कर रहे होंगे तब हम सीधा काम काम की बातें पढ़ के आगे चलेंगे, कि जो पेपर के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। अगर आपको कहीं लगता नहीं हमें तो सर पूरा पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा सेल्फ एफर्ट तो डालना पड़ेगा कि मेरे को नई लैंग्वेज पढ़नी है, तो आपके पास ये मेन बुक भी होगी, आपके पास रिवीजन बुक भी होगी, और क्वेश्चन बैंक में आपके क्वेश्चन तो आएंगे। तो क्वेश्चन बैंक से आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपको पता है आरटीपी क्या होता है, एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर, और एक पीवाई क्यू होता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जितने भी आपके पीवाई क्यू हैं, कुछ एमटीपी कुछ आरटीपी, कुछ लगभग लगा लो पिछले 4-5 अटेम्प्ट के, है ना, वो सारे मैं क्वेश्चन बैंक में दूंगा। उसके अलावा जितने भी आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बैंक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको वहां पे सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके, अब ये लिखा हुआ है, और इसका इसका ये लिखा क्यों है, इसके लिए कि भाई एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तुम्हें खर्चा नहीं करना पड़ता जानने के लिए कि लोगों को क्या चाहिए, तुम्हें दिख ही रहा होता है कि लोग क्या बना रहे हैं। हमारे कि अगर मैं वैसे एक जनरल पार्लेंस में बात करूं, अगर जैसे हमने यहाँ पे अगर कोचिंग खोलनी थी, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमने कोई मार्केट सर्वेयर सर्वेयर छोड़ा था कि जा, अरे हमें खुद ही पता, हम इस मार्केट से निकले, हमें पता कि अरे यार यहाँ पे तो ये चीज़ की डिमांड है, तो खर्चा वर्चा इस चीज़ के लिए तो नहीं करना पड़ता। लेकिन ये अब यहाँ पे लिखा हो तो मैंने उस अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया, मेरे हिसाब से तो भाई हर चीज़ का खर्चा होता है, कोई चीज़ ऐसे फ्री में नहीं होती। लेकिन लिखा हुआ कोई बात, the existence of private property and the driving force of profit motive results in greater efficiency। ये तो बात सही, जो बहुत प्लेन इंग्लिश है उसको तो एक्सप्लेन करने का पॉइंट है नहीं, क्योंकि वही बात है, बेस्ट बात क्या है एमसीक्यू पेपर, तो अपने को वो चीज़ तो चाहिए नहीं कि हम बैठ के, वो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जहाँ पे भी ये लिख के आना, क्या लिख के आना, ड्राइविंग फोर्स, लैंग्वेज थोड़ी समझानी है, सिर्फ कंसेप्ट समझाना आपको। एक जब भी आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को पूछे, सॉरी कैपिटलिस्ट नहीं, कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट लेजिस्लेटर, जब भी आपसे कोई कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट लेजिस्लेटर पूछे, तो आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ यार उसमें लेट्स से प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है इसलिए कंज्यूमर को बेस्ट चीजें मिलती हैं, ऐसे ऐसे होता है। लेकिन अब इसमें डीमेरिट्स के हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि कुछ तो दिक्कत भी तो होंगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही ऑब्वियस बात है, क्योंकि भाई जिस चीज़ की डिमांड है, अगर देखो पहली बात तो अगर प्रोडक्शन प्योरली उस चीज़ पे चलेगी कि लोग सारे लगे हुए प्रॉफिट मोटिव के चक्कर में कि हमें कंज्यूमर को बेस्ट देना है, बनाओ बनाओ और बढ़िया बनाओ और बढ़िया बनाओ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ऑब्वियसली जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, इनफैक्ट गुड्स की क्वालिटी भी बढ़ेगी। फिर दिस इज बिकॉज द इन्वेस्टर ट्राई टू इन्वेस्ट इन ओनली दोज प्रोजेक्ट विच आर इकोनॉमिकली फीजिबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हमारा प्रॉफिट मोटिव है, तो अगर कोई बंदा पैसा लगाना चाहेगा उसी चीज़ पे लगाएगा जहां पे उसको लगता है कि भाई मेरे को कल को पैसा बन सकता है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट बताती है कि इस चीज़ में हमें रिसोर्सेज लगाने हैं, गवर्नमेंट प्लान करती है, गवर्नमेंट प्लान करती है कि रिसोर्सेज कहाँ लगेंगे। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं, इंडिविजुअल खुद ही डिसाइड करता है कि भाई पैसा कहाँ लगाना, बिजनेस खुद डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ लगाना।
तो इसलिए क्योंकि हम सिर्फ उस इकोनॉमिक्स में उस सॉरी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे जो इकोनॉमिक्सली फिजिबल है, तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा। यस, resources are used in activities in which they are most productive. This results in optimum allocation of available resources in the economy. Self-explanatory. Self-explanatory. Sunil Shetty. There is usually a high degree of operative efficiency under the capitalist system. Operative efficiency. इसका मतलब ये होता है कि जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे, जो नॉर्मल जो डे टू डे ऑपरेशन, जो काइंड ऑफ कह लो धंधा कह लो, बेसिकली ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन होते हैं उसमें कैफिशिएंसी रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें हर किसी का प्रॉफिट मोटिव होता है, हर किसी को बेस्ट बनाना है, हर किसी को कंपटीशन बहुत है। तो यहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज का, चाहे टाइम है चाहे मनी है, उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हमें लो कॉस्ट पे रख के हाई प्रॉफिट कमाना। ठीक है बात? क्योंकि यहाँ पे देखो, जब भी तुम ये देखो, कोई कहीं ना तुम एक मन में बैकग्राउंड में, अपने बैक हेड में कहीं ना कहीं काइंड ऑफ कंपैरिजन भी करना है कि ये ना उसके कंपैरेटिवली में बोल रहा है कि भाई सोशलिस्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ हमारे हाथ में है। तो ऑपरेशन में ज्यादा एफिशिएंसी है भाई। जैसे अब सरकारी, सब कुछ सरकारी हो जाए तो कितना का तेज चल जाएगा वो काम, नहीं चल। ऑल दो सरकारी हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं तो काम धीरे चलता है, लेकिन चाइना या जहाँ पे और सोशलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पे तो फिर तेज चलता है भाई। चलो, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिव ऑपरेशन की एफिशिएंसी रहती है। और फिर वही बात आ जाती है कि अगर पेपर में कुछ आया तो क्या आएगा, इन विच इकोनॉमी देयर इज अ हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी। तो अपने को लॉजिक वो याद रखना है कि भाई ऑपरेशंस कहाँ एफिशिएंट ज़्यादा है, जहाँ पे हमें कॉस्ट रिड्यूस करनी है, प्रॉफिट मोटिव ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड ऑब्वियसली, कॉस्ट कम प्रॉफिट ज़्यादा। पॉइंट ही ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कि भाई क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज करनी है। एवरी प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑफर इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन एंड देयर इंप्लीमेंटेशन। फिर वही बात आ जाती है, कुछ चीज़ें बस लिखी हुई हैं तो ठीक है भाई। अब काफ़ी देखो, मेरिट्स में ना कुछ चीज़ें, अगर तुम्हें प्लस वन प्लस टू भी याद हो तो मेरिट्स में क्या होता है, कुछ भी लिखा होता है कि इस चीज़ से ये फायदा भी हो रहा है। अब अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस, भाई इकोनॉमिक डिसीजन अगर एक बिजनेस ले रहा है तो वो तो ऑब्वियसली बात है अपने इकोनॉमिक डिसीजन एफिशिएंटली लेगा। इस चीज को भी फायदा गिन, मतलब जो एक चीज की नेचर है उसी को ही फायदा गिन रही है। समझ रहे हो? वो वाली चीज नहीं हो जाती कि जैसे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नथिंग, नो हेट, कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, अब उसके अगर फायदे गिनाना है तो अरे राम जी की इसी बहाने पूजा हो जाएगी। अरे समझ, वो वाली चीज की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, अरे इसी बहाने रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाएंगे। एफिशिएंटली यूटिलाइज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट भी तो कर रहे हैं रिसोर्सेज। लोगों का, बिजनेस का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या प्रॉफिट है, और सॉरी क्या मोटिव, प्रॉफिट। वो तो रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करेंगे कि हमें तो पैसा बनाना है। हाँ, ठीक है। एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस, कोई बात नहीं। कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है। कंपटीशन फोर्सेस प्रोड्यूस, कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड एज कंपटीशन फोर्सेस। अच्छा, कंज्यूम यहाँ पे कॉमा आना चाहिए ना। कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड एज कंपटीशन फोर्सेस प्रोड्यूसर्स टू ब्रिंग इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एट गुड क्वालिटी। ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है। कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। वही वही ये सेम देखो, कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन, कैपिटलिज्म ऑफर इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेस। ये तो कहीं ना कहीं सही भी है, ये वाला तो थोड़ा लॉजिकल भी है कि भाई अगर किसी को पैसा बनाना है तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट रिडक्शन के चक्कर में इनोवेशन करता रहेगा। ठीक है। कहीं ना कहीं वो सोचता रहेगा कि मेरी कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी, मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। इनोवेशन होती रहती है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो इसीलिए होते हैं। आज से सोचो 30 साल पहले, जब डिश टीवी के नाम पे मतलब एक एंटीना होता था, उसको हिला हिला के सिग्नल आता था। धीरे 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 इनोवेशन आई। अगर सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ दें कि तुम ही डिसाइड करो, तो गवर्नमेंट तो यही सोचती रहती है कि भाई एंटीना कितने बनाने हैं, कितने लोगों को घर पे टीवी चाहिए, एंटीना कितने के ऐसा। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन वाली जो चीज़ है ना, तभी जो 1991 में मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, उसका लॉजिक ही है ये।
इसका लॉजिक ही कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके ताकि हम एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें और इनोवेशन होती रहे। द कंट्री एज अ होल बेनिफिट्स थ्रू ग्रोथ ऑफ बिजनेस टैलेंट्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च। ठीक है, कोई बात। कैपिटलिज्म प्रिजर्व्स फंडामेंटल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ राइट एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये ऊपर पढ़ा दिया था हमने, वो आप देख लेना उसमें लेक्चर में ना, ये जो यहाँ पे पढ़ा था हमने ये वाला राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। कैपिटलिज्म अच्छा ये हो गया। Therefore the participants enjoy a maximum amount of autonomy and freedom। कि जितने भी जो लोग हैं जो काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसके ऊपर चलती है, कंज्यूमर्स के, कंज्यूमर किंग है, लेकिन जो चलाने वाले जो उद्योगपति हैं ऑन्टरप्रेन्योर के पास फ्रीडम है कि उनको कहाँ रिसोर्स लगाने, कैसे लगाने। और कस्टमर के पास भी चॉइस रहती है कि कौन सी गुड्स लेनी है। ऐसा नहीं कि जो सरकार ने दे दी वही देनी है। जैसे पता ना नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में थोड़ा क्या सीन रहता है, वैसे वाली चीज़ कि भाई वही किम जोंग उन डिसाइड करता है कि भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा बनेगी और कैसे बनेगी और किसको जाएगी। कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली अगर कहीं डिक्टेटरशिप है तो वो तो यही वही बंदा चूज करेगा ना कि कैसे होगा सब कुछ। जैसे अगेन साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, जो भी जहाँ पे भी नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन जो वही डिसाइड करता है कैसे चलेगा। द कैपिटलिस्ट टेकिंग रिस्क टेकिंग ऑब्वियसली इनकरेज करती है। ये वही बात आ जाती है कि भाई कहीं ना कहीं अगर तुम्हें इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस चाहिए तो तुम्हें पैसा लगाना पड़ता है। तो पैसा लगाना पड़ता है तो तुम्हें थोड़ा रिस्क टेकिंग और वो सब चीज़ें भी आती हैं अंदर से, वो जो होता है ना स्टार्टअप कल्चर टाइप वाली चीज़। हम्म, बिल्कुल सही, यही लॉजिक है। डीमेरिट्स ऑफ बहुत कर ली तारीफ है। अब बहुत बन गए हम, क्या बन गए, बहुत बन गए हम लड़की की माँ, अब बनेंगे हम लड़के की माँ, सास बनेंगे वो, बुराइयां नहीं करते। वास्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस। आहा, ये पॉइंट बिल्कुल सही, ये पॉइंट लॉजिकल भी है। क्योंकि होता क्या है, अगर कैपिटलिज्म में जैसे कैपिटलिस्ट वो है कौन है, जैसे मान लो यूएसए, तुम्हें पता सब कुछ वहाँ पे एआई हो चुका है, सब कुछ टेक्नोलॉजी हो चुका है, तो वहाँ पे लेबर क्यों नहीं यूज करते, उनको तो कॉस्ट बचानी है। उनको परवाह नहीं है कि लेबर को रोजगार मिलता है नहीं मिलता, कोई परवाह नहीं है। उन्होंने मशीनें लगानी है अपनी और अमीरों के लिए गुड्स बना देनी है। भाड़ में जाए गरीब, मर जाए गरीब, वो वाली चीज हो जाती है। एक सोशल इनजस्टिस बहुत रहता है। ठीक है, आगे। देयर इज अ प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट। प्रेसिडेंस का मीनिंग क्या होता है, इम्पोर्टेंस। हाँ, प्रेसिडेंस ना तुम आगे उसमें भी पढ़ोगे, जैसे तुम सीए इंटर में जाओगे ना जब, तो लॉ में यूज होता है। कोर लॉ में जो रियल लाइफ में जो लॉ प्रैक्टिस करते हैं, वर्ड प्रेसिडेंस बहुत यूज होता है। प्रेसिडेंस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है कि अगर जैसे रियल लाइफ में तुम्हें बता रहा हूँ, रियल लाइफ में अगर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ जाता है ना, एक मान लो कोई एक पर्टिकुलर दो कोई लेट से मसला हुआ, जो भी हुआ, अब वो मसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दी। अब वो सेम मसला चला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट उसके ऊपर दोबारा बैठक बिठाएगी, दोबारा सोचेगी नहीं, इट विल यूज द प्रेसिडेंस, द जूरिस प्रेसिडेंस। उसका क्या मतलब होता है कि भाई अगर एक हायर अथॉरिटी ने ऑलरेडी उसके ऊपर वो ले रखा है तो प्रेसिडेंस उसकी रहेगी। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने एक मसले के ऊपर डिसीजन ले लिया, फिर हाई कोर्ट ने भी मान लो सेम मसले पे अलग अलग डिसीजन ले लिया, तो किसकी जूरिस प्रेसिडेंस ज्यादा रहेगी, सुप्रीम। वैसे हो तो प्रेसिडेंस वहां पे ज्यादा यूज होता है, लेकिन ऑफ कोर्स प्रेसिडेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। पॉइंट क्या है कि भाई आदमी के अधिकार से ज्यादा प्रॉपर्टी के राइट्स। यहाँ पे ये मतलब नहीं हो रहा कि ह्यूमंस को राइट नहीं मिलते और प्रॉपर्टी के राइट्स सबको रहते हैं, नहीं, यहाँ पे वो लॉजिक नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे क्या लॉजिक है यार, वही बता जाती है। एक तो ना जब ये इंपॉर्टेंस गिनाने पे आते हैं, लिख दो कुछ भी लिख दो, और जब बेइज्जती करने में आते हैं तो फिर कुछ भी लिख दो। अब ऊपर तारीफ में लिख दिया राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि भाई हर किसी के पास हक है कि अपनी अपनी मर्जी की प्रॉपर्टी लो, अपने अपने मर्जी के रिसोर्सेज लो और अपने अपनी मर्जी के यूटिलाइज करो, ऐसा। अब एकदम से क्या करते हैं कि नहीं, गरीब को या ह्यूमन राइट्स को साइड में रखते हैं, प्रॉपर्टी अपनी सोचते हैं कि पहले क्या। अरे दोनों तरफ कैसे हो सकते हो भाई। ये तो आई थिंक ये तो हमारा बहुत बार प्लस वन प्लस टू में भी पढ़ा होगा कि भाई हर जगह बुक में ये लिखा होता, जो चीज हम बेनिफिट्स में पढ़ते थे ना मेरिट्स में, वही एकदम से डिसएडवांटेज में आ जाती है उल्टा बोल के।
वही सेम चीज है। यही होता है, और इसका कोई वो नहीं है। तभी तो मैं बोलता हूँ जो इकोनॉमिक्स है ना वो तो थ्योरी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स थोड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। चलो एनीवे, हाँ जी, वही इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर ऑब्वियसली। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो होती है, जो हमने ऊपर पढ़ी है वास्ट इकोनॉमिक, उसके कारण क्या होता है, वाइड डिफरेंस होती है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में एंड परपिचुएट अनफेयरनेस। परपिचुएट होता है चलते रहना, अनफेयरनेस चलती रहती है सोसाइटी में। गरीब और गरीब, गरीब और गरीब, सॉरी, अमीर और अमीर। तो एक के शेप ग्राफ बन जाता है इनकम का, डिस्ट्रीब्यूशन का और इनकम का। ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी। ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है। अब अगर क्योंकि अमीर ज्यादा हैं तो वो गाड़ियां ये ऐसे सब चीजें डिमांड करते रहते हैं, गरीब को थोड़ी ना वो चीज चाहिए। लेकिन सोशलिस्ट में गरीब का भी सोचा जाता है, क्योंकि वहां पे ध्यान ही रखा जाता है कि सबकी नीड्स पूरी हो, सबका ध्यान रखा जाए, सब बराबर है, ऐसे ऐसे। चलो कोई बात नहीं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन अंडर कैपिटलिज्म। भर भर के यहाँ से इंडिया से यूएसए यूके लोग भागते हैं, क्योंकि पता है वहाँ पे लेबर के पैसे मिलते हैं, और वहाँ पे 12-12 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं। मेरे हैं बहुत सारे +2 के दोस्त जो +2 के बाद चले गए भाई बाहर, आयल्स करनी है, बाहर चले गए। अब पूछो तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, कन्फेक्शनरी की दुकान दुकान पे 12 घंटे बैठना, कैशियर बन के। एक को पूछा वो क्या करता है, मिठाइयों की दुकान में 12 घंटे शिफ्ट लगाता है। तो ऐसे ऐसे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होती है, क्योंकि देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर का, कॉस्ट रिडक्शन, प्रॉफिट मोटिव। जितना हो सके लेबर को चूस लो, ताकि हमारा उससे एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाए, लेकिन हमारी कॉस्ट उतनी ही रहे। तो वो जो रहती है ना कि भाई, है ना, कि जितना हो सके काम करा लो, इससे वो वाली चीज है। ठीक है, अब उसके कारण क्या होता है, ऑब्वियसली स्ट्राइक्स वगैरह हो जाती हैं, वर्कर छोड़ के चले जाते हैं। उसके अलावा उनके पास जॉब सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं रहती कोई। समझ आ रहा है ना तुम्हें, ये जो येलो बैकग्राउंड क्यों लिखा हुआ, येलो बैकग्राउंड में क्यों, रीड करके आगे बढ़ना है इसको। वैसे वाली चीज नहीं कि बहुत ऐसे लॉजिक है, बहुत पेपर में कोई लिखना पड़ता है। बेस्ट बात तो क्या है, बस फिर चिल। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ। लो, जो ऊपर पूरी ऐसे एक प्रॉपर पॉइंट बना के बताया था, कंज्यूमर सोवरेनिटी भाई, कंज्यूमर कंज्यूमर राजा है। अरे ये तो मिथ है। ठीक है भाई, अब तू बोलता तो मिथ भी है, क्योंकि कंज्यूमर के बंदे कंज्यूमर ही बन जाते हैं विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। वहां पे ऊपर क्या था, कंज्यूमर राजा था भाई, कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्योंकि एक्सेसिव कंपटीशन से क्या होता है और प्रॉफिट मोटिव से क्या होता है, वो जो काम है वो अगेंस्ट कंज्यूमर वेलफेयर हो जाता है, कि कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन के चक्कर में क्वालिटी एडल्ट्रेशन ज्यादा हो जाती है, कि कुछ ना कुछ उसमें मिलावट मिलावट कर दी, कुछ कर दिया, ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए और हम कंज्यूमर को उतने पे बेचें, और फिर कंज्यूमर हमारे पास पैसे बेचे। भाई दोनों तरफ चलते हैं वही लोग तो। ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं। अब ऊपर था ऐसे ऑप्टिमम एलोकेशन, एफिशिएंट रिसोर्सेज ऑपरेशन, ये वो रिसोर्सेज ही मिस एलोकेट हो रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा किसकी हो रही, लग्जरी गुड्स की। और जो जो वेज गुड्स हैं, जो कम लोगों को लिए चाहिए, जिनके पास जिसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है। ये तो लॉजिक सही है, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी जिसमें कम है ना, वो कम बनेगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेन मकसद ही प्रॉफिट मोटिव है। और जिसमें प्रॉफिट कम बनता है वो गुड्स कम बनेगी। अब फॉर एग्जांपल, कि जैसे मान लो कि ब्रेड है, ब्रेड की भी कंपनीज लिमिटेड ही है, बॉन किटी है जो भी है ना, कुछ लिमिटेड कंपनीज ही हैं। अदरवाइज पॉइंट ही यही है ना, इसमें इसमें प्रॉफिट बहुत कम है, मार्जिन ही क्या है ना, और एक्सपायरी डेट भी, शेल्फ लाइफ भी रहती है। तो ऐसी जो चीजें हैं ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कम बनती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बनती नहीं है, ऑब्वियसली किसी चीज की अगर डिमांड होगी तो उसमें कहीं ना कहीं एक सप्लायर तो होना ही चाहिए, वो तभी तो राजा राज करेगा, और थोड़ा बहुत कंपटीशन आएगा तो मार्केट अपने आप सैचुरेट हो जाती है। हम्म। लेस ऑफ मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर विल बी प्रोड्यूस। ऑब्वियसली मेरिट गुड्स क्या होते हैं, जो सोसाइटी के भले के लिए होते हैं, लेकिन कैपिटलिस्ट में तो भला कौन सोचता है, पैसा सोचता है कोई। ठीक है, लॉजिक सही। ड्यू टू अनप्लान प्रोडक्शन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी हो जाती है। ठीक है भाई, जो आप बोलो कि भाई क्या होता है अनप्लान प्रोडक्शन, एज इन कि मतलब इस चीज की डिमांड नहीं, ठीक है, कार की डिमांड बढ़ी, कुछ प्लान थोड़ी है कि कार की डिमांड इस साल इतनी बढ़नी चाहिए।
एकदम से सर्ज आया, जैसे जैसे इंडियन मार्केट में किसका सर्ज आया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की एकदम से डिमांड बढ़ी थी, क्यों? क्योंकि पेट्रोल के रेट बहुत बढ़े हुए थे और लोग चलो सस्टेनेबिलिटी या वो वाली बात भी करते रहते थे कि भाई इससे हमारा वो भी बनेगा, फ्यूचर ग्रोथ भी होगी या जो भी। अब उससे एकदम से डिमांड बढ़ी, तो कैपिटलिस्ट में तो क्या होता है, भाई ठीक है डिमांड है तो हम तो बना देंगे, हमें तो पैसा जानना। कंपनी एकदम से आ गई फटाफट से, ओला की स्कूटी बन गई, ये वो बन गई, कितनी कितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां की कंपनी, नाम भी नहीं पता, नई नई कंपनी वो इलेक्ट्रिक कार्स खड़ी होती है, इलेक्ट्रिक वो खड़ी होती है स्कूटी। ओवर प्रोडक्शन हो जाती है तो इकोनॉमिक डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भी कॉमन है, कि एकदम से तो सब कुछ बन गया, अब उसके बाद ठंडा पड़ा, स्टॉक भी पड़ा अपने पास और ठंडा पड़ा काम। क्योंकि अगर सारे ही बनाने लग गए डिमांड देख के, तो कहीं ना कहीं तो डिमांड सेचुरेट होगी ना और स्टॉक बच जाएगा, तब उसके बाद सारे क्या है, अनएम्प्लॉयड और खाली है। कहीं ना कहीं तुम्हें ये समझना चाहिए कि भाई जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मुझे उसके अकॉर्डिंग भी तर्क देने पड़ते हैं, लेकिन हर बार आई डोंट एग्री, बट सिंस लिखा हुआ है। और पेपर किसने लेना तुम्हारा, मैंने या आईसीआई ने? जो मॉड्यूल में लिखा है, जो आईसीआई लिख है, जय माता दी, जो जय आईसीआई। कोई अब जय माता दी ओम नमः शिवाय नहीं बचा अब। जय आईसीआई, तुम्हारे जीवन में कोई जय और कोई नहीं बची, जय आईसीआई। ठीक है। इनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स, भाई साहब एकदम से जब ये वही बात है ना, कमियां जना सास बने हैं ना हम, सारा सारा बेकार कर दिया, कूड़ा, छी कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि अब देखो, फर्म स्पेंड ह्यूज मनी ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन एक्टिविटीज। ऊपर क्या लिखा हुआ था कि कोई इनकर ही नहीं होती कॉस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और अब अंधा पैसा लगा रही है कंपनी भाई ताकि प्रमोशन हो सके, एडवर्टीजमेंट हो सके। तो मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पैसा लग रहा है, लेकिन जब प्रोडक्ट बन गया उसको एडवर्टीजमेंट करने के लिए बहुत पैसा लगा। अच्छी बात है भाई, ये भी कहीं ना कहीं याद रखनी है चीज, क्योंकि हम कहीं ना कहीं समझ भी रहे हैं। कैपिटलिस्ट में एक चीज क्या याद रखनी है कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए पैसा नहीं लग रहा, लेकिन उसको एडवर्टाइज करने के लिए मार्केटिंग में पैसा बहुत लग रहा है। कैपिटलिज्म लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज, ये तो बट कि जब लार्ज फर्म कहीं पे इकट्ठा होती है, क्योंकि उसके पास तो कैश है भाई बर्न करने को, क्योंकि उसको तो अच्छा खासा पैसा है उसके पास एडवर्टीजमेंट में मार्केटिंग पे लगाने को, छोटी कंपनीज कहाँ टिक जाएंगी उसके आगे। Excessive material as well as conspicuous and unethical consumption leads to environmental degradation। ठीक है भाई, जो आप बोलो, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मेन बात ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, जैसा आप बोलो। अब आ जाते हैं हम सोशलिस्ट इकोनॉमी। पहले हमने क्या पढ़ी, अब हम क्या पढ़ेंगे, वेरी लिखा वो सामने हो गया वो तो वो शौक हो गई कि अरे यार अब तक तो मैं दे रही थी फटाफट से, एकदम से कैसे आंसर आ गया इसको, मेरे को नहीं। हाँ नहीं ठीक है ठीक है। हाँ, तो पहले हमने कौन सी पढ़ी, बोलो बोलो, अब भी बोलो, अब आप बोलो। अब हम लेसेस फेयर, ये स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग है। कहीं गलती से ऐसे कुछ और ही मत सोच रहे हैं, लेसो फेयर ऐसा होता है ना, हेमिस्फेयर होता है, पेरीफेयर होता है, ऐसा कुछ की कुछ ना कुछ ऐसे लेजोस्फेयर भी होगा, नहीं ऐसा कुछ लेजोस्फेयर नहीं है, LESOSPHERE ऐसा कुछ नहीं, लेजोस्फेयर। ठीक है, कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेजोस्फेयर। अब हम क्या पढ़ेंगे, सोशलिस्ट कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। सोशलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी का कंसेप्ट किसने ढूंढा था, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। अब बात सुनो ध्यान से, बेस्ट बात क्या है, इसका मतलब हमें फ्रेडरिक एंजल्स की स्पेलिंग या फ्रेडरिक या पूरा ऐसा कुछ नहीं याद रखना। आईसीआई कभी भी ऐसी ऐसे बकचोद क्वेश्चंस नहीं पूछती कि कैसे वाले वाला, कि फ्रेडरिक एंजल्स एक एक के स्पेलिंग लिख दिए अलग, एक के स्पेलिंग लिख दिए अलग,
कि बच्चों को स्पेलिंग भी बताना चाहिए। तो हमें कहीं ना जो इजी लगता है, कार्ल मार्क्स एंड एफी। कार्ल मार्क्स बोलना इजी, फ्रेडरिक एंजल्स कौन याद रखे। कार्ल मार्क्स एंड एफी, सोशलिस्ट किसने ढूंढा था, कार्ल मार्क्स एंड एफी। ठीक है, कहीं ना कहीं हम कार्ल मार्क्स की वो बना लेते हैं फटाफट से, सोशलिस्ट। जो जब 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 पृथ्वी पे हानि होगी तब तब धर्म की स्थापना होगी, तो उसके लिए काल आएगा। भाई कैपिटलिस्ट में तो चूस रहे थे बेचारे, गरीब को मार रहे थे, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर भी पढ़ा हमने, और वो कंज्यूमर सोवरेंटी भी मिथ ही है ना, हर कोई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहा है। तो जहां जहां धर्म की हानि होगी वहां वहां काल है। और और काल अपने मैक्स रूप में क्या मतलब कुछ भी ठीक है, नहीं अपने को बस इतना याद रखना, कार्ल मार्क्स और एफी। एफी ठीक है, चलो। अब हाँ जी, हाँ अरे ये भी बहुत अच्छा है कि काल आएगा एंजल बन के, काल आएगा एक एंजल के साथ ऐसा कुछ, ठीक है जो भी। अब उनकी वर्क का क्या नाम था, इसका मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 19 1848 में, सॉरी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। मैं करता हूँ इसकी भी सेटिंग करता हूँ आज को। In this economy, the material means of production, that is, factories, capital, mines, etc., are owned by the whole community, represented by the state. All members are entitled to get benefit from the fruits of such socialist planned production on the basis of equal rights. कि उन्होंने क्या देखा कि भाई अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, कोई होना चाहिए ना बीच में कंट्रोल करने वाला, जो लगाए कि रिसोर्सेज ऐसे एलोकेट होने चाहिए कि इक्वली सब में बटे या सबको जस्टिस मिल सके, कि बेसिकली सारे मेंबर्स को फ्रूट्स मिल सके। फ्रूट्स ऑब्वियसली से बना ना, ऑब्वियसली नॉट एप्पल एंड बनाना, ऑब्वियसली उस कॉन्टेक्स्ट में फ्रूट्स। हाँ, सोशलिस्ट इकोनॉमी ये हमने पढ़ लिए। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ अ सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी, और इसलिए मार्केट फोर्सेज हैव नो रोल इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट का नो रोल था या लिमिटेड रोल था? लिमिटेड रोल था। लेकिन सोशलिस्ट में फ्री मार्केट का नो रोल। चाइना में ये चीज नहीं देखती गवर्नमेंट कि लोगों को ये डिमांड है, कोई नहीं बना देते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं कि हमें अब पब्लिक को ये देनी है, या हमें पब्लिक को ये चीज देनी है, ऐसा। ओके, लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। कैपिटलिस्ट में मोटिव क्या था, यहाँ पे मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। ठीक, हेंस जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो प्लानिंग के साथ सॉल्व होगी, कि ठीक है बट टू प्रोड्यूस, जैसे वो आगे हम पढ़ेंगे ना, इसमें वो लिखा नहीं होगा क्या, ठीक है, इसमें आई गेस वो नहीं होगा कि इसमें वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें लॉजिक वही याद रखना है, जैसे उसमें हमने लॉजिक क्या बनाया था, प्रॉफिट मोटिव। इसमें लॉजिक क्या बनाया, सोशल। व्हाट टू प्रोड्यूस, वो वाली गुड्स जो ऑब्वियसली कंज्यूमर के वेलफेयर के, जो सोसाइटी के इन जनरल वेलफेयर के लिए। फॉर होम टू प्रोड्यूस नहीं, हाउ टू प्रोड्यूस, वो वाले मेथड से। इसमें इसमें नहीं ना, कॉस्ट रिडक्शन वाली चीज कैपिटलिस्ट सोचता है। यहाँ पे कैसे सोचेंगे, यहाँ पे वो सोचेंगे कि ताकि अगर जैसे मान लो लेबर है, अगर एक जैसे इंडिया रिच लेबर कंट्री है, अगर यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी होती तो कहीं ना कहीं हमें पता होता कि यार हमारे पास लेबर ज्यादा है, हम लेबर यूज करेंगे। वो तो ऑब्वियसली पता है कि लेबर ज्यादा इसलिए सस्ती है या उस करके, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये भी तो चाहिए ना कि यार सबको रोजगार मिले, सोसाइटी सोशल वेलफेयर हो, ये सब चीजें। वहां पे ये नहीं सोचा जाता कि अगर एक मशीन लगेगी और एक लेबर लगेगी, मशीन की कॉस्ट 90 रुपए है, लेबर की 100 रुपए है, लेकिन उससे सोशल वेलफेयर होता है, तो 100 रुपए खर्चे की सरकार। दिस इज व्हाट सोशलिस्ट इकोनॉमी डज, फॉर whom to produce, everybody, obviously, social welfare. Important characteristics, collective ownership. There is collective ownership of all means of production except small firms, workshops and trading firms. जैसे वहां पे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ना, कि हर कोई, हर कोई अपना अपना कुछ ना कुछ रिसोर्सेज ओन कर सकता था, और हर कोई अपना अपने हिसाब से चलता था कि मेरे को कैसे चलाना।
लेकिन यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव ओनरशिप है। ऐसा कुछ नहीं कि तेरे अकेले का कुछ किसी चीज पे हक है, कहीं ना कहीं वो चीज सरकार के उसके ओनरशिप के अंदर आती है और सरकार डिसाइड करती है कि कैसे कैसे आएगा। तो किसी अकेले का एक का हक नहीं कि तू अमीर है तो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ। सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी है जो सोशियो इकोनॉमिक गोल्स के हिसाब से अकॉम्प्लिश करती है। इट इज, इसीलिए इसको सेंट्रल प्लान इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पे कैसे चलती है, जो सेंटर में सरकार सोचती है वो उसके हिसाब से पूरा देश चलता है। कंपटीशन नहीं है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, कंज्यूमर सोवरेनिटी नहीं है। जब ये चीजें नहीं है तो लोग नहीं चूज करते भाग के कि ये चीज की डिमांड है फटाफट बना देते हैं जितने। गवर्नमेंट चूज करती है कि ये चीज की ऐसे है, इतनी है, ये चीज बन जाएगी, नहीं है तो नहीं। और मार्केट फोर्सेस के हिसाब से नहीं चलती गवर्नमेंट की डिमांड सप्लाई या इन चीजों से उसको फर्क पड़ता। फर्क इन द सेंस, एक होती है बैक एंड पे इकोनॉमिक्स खुद कैलकुलेट करना, कि गवर्नमेंट ये देखती है ना कि लोगों को क्या चाहिए, वो डिमांड कैलकुलेट होती है, एनालाइज होती है। बट मार्केट फोर्सेस नहीं डिसाइड करते कि क्या चीज बनेगी। नॉर्मल जैसे इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट में क्या होता है, कार की डिमांड है, कार बन जाएगी। एक सोशलिस्ट मैसेज है, ठीक। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस, वही जैसे मैंने अभी बोला कि प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन सोशल इकोनॉमी, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सोशलिस्ट में भी तो कहीं ना कहीं वो चीज होती है ना, कि अगर किसी चीज की लाइक लेट्स से डिमांड बहुत ज्यादा है तो हल्का सा प्राइस बढ़ेगा। तो वो चीज तो ऑब्वियसली हर जगह ही होगी भाई, इकोनॉमी को ग्रो भी तो करना है। बट इट हैज ओनली सेकेंडरी रोल, दैट इज टू सिक्योर द डिस्पोजल ऑफ एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स। जैसे उल्टा है कि हमारे पास सप्लाई ज्यादा है, तो अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्राइस कम कर देंगे। जो हमारे एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स हैं, इकट्ठा हुए पड़े, उनको डिस्पोजल भी तो करना है, निकालना भी तो। ओके, तो जैसे ऊपर लिखा था कि नो मार्केट मार्केट उसके लिए रूल नहीं होता, पर यहाँ पे क्या मिनिमम रोल है। ओके। फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। देखो अगर मैं सही बात बताऊँ ना, नो रोल कभी होता ही नहीं है। तो अगर पेपर में भी कभी आया तो आपको लिमिटेड रोल ही चूज करना, ठीक है। एक्चुअल में नो रोल कभी हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी ऐसे चल ही नहीं सकती कि एक ही बंदा जो हो, वो तो डिक्टेटरशिप होगी, प्योरली डिक्टेटरशिप। अब जैसे अगर वो है जैसे चाइना है, तो ऐसा थोड़ी है ना कि एक बंदा ही सब कुछ वो सोचता है। डिक्टेटरशिप वाली चीज नहीं है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट इकोनॉमी चलती है। तो इसलिए लिमिटेड रोल तो रहे। बहुत अच्छा आपने पॉइंट वो करा कैच, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ऑफ कोर्स मिनिमम रोल है और बहुत सेकेंडरी रोल। सिंस एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज डन अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमिन्ड प्लान, द प्राइस मैकेनिज्म एज सच डज नॉट इन्फ्लुएंस दिस डिसीजन। कि अगर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ने कुछ एक ऐसे बना लिया कि जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि जैसे इंडिया में बोलते हैं 2047 तक इतनी ग्रोथ हो जाएगी, एक पूरा प्लान बनाते हैं बैठ के। या जैसे वो तो बहुत बार सुना होगा कि 5 ईयर्स प्लान बनते हैं। तो 5 ईयर, अब जो एक प्री डिटरमिनेड प्लान बनते हैं कि ऐसे ऐसे रिसोर्सेज होंगे, इस चीज में इतना पैसा लगेगा, लेट्स से सोलर प्लांट को बूस्ट करने में 35,000 करोड़ लगेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट करने में इतना, इंडस्ट्री को बूस्ट करने में इतना पैसा लगेगा, ऐसा ऐसा। अब उसमें मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं रहता। इंडिया में मत सोचना, क्योंकि इंडिया तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करो। अगर चाइना ने सोचा है कि भाई उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करने, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने, लोग चाहे बोले जाए सड़क पे खड़े होकर कि नहीं हमें तो पेट्रोल की गाड़ी चाहिए, वो बोलेंगे नहीं नहीं भाई, तेरी हम हैबिट ही चेंज कर देंगे, हमें जो बना के देना हम तेरे को देते हैं, तो वो यूज कर, ठीक है। ओके। और इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव प्राइस मैकेनिज्म लूजेस इट्स रोल। ओए होए, अब यहाँ पे तो रोल लूज ही हो गया। अगर आप देखोगे ना, देखो कैसे समझाऊं मैं इसको। पहली बात तो ये समझो, कभी भी पेपर में ये नहीं आने वाला डज प्राइस मैकेनिज्म हैज अ लिमिटेड रोल और अ नो रोल इन, ऐसे नहीं है। लेकिन अगर आप बात समझो, एक होता है लिमिटेड रोल का मतलब, फॉर एग्जांपल 80% कैपिटलिस्ट, 80% डिसीजन उनका और 20% रोल लिमिटेड। और एक होता है 99% रोल गवर्नमेंट का, 1% रोल, वो वाली चीज है। नो रोल मतलब नाम बराबर, ना बराबर है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, सिर्फ सेकेंडरी रोल है, ओनली सेकेंडरी रोल, दैट इज टू सिक्योर द डिस्पोजल ऑफ इकोनॉमिक स्टॉक। तो अगर गवर्नमेंट के पास जैसे मान लो ऑलरेडी पेट्रोल की गाड़ियां बनी हुई थी, फिर तो वो देखती है ना कि मार्केट में क्या डिमांड है, प्राइस कम है, ये है वो है, क्या मार्केट बोलती है उस अकॉर्डिंग कर लो, ऐसा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ सोचा हो कि ये करना है, फिर मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव तो होता नहीं है। तो इसलिए प्राइस मैकेनिज्म नहीं चलता कि लोग क्या चाहते हैं, कितने दाम पे बिकती है, डिसीजन मेकिंग में नहीं वो चीज चलती।
रिलेटिवली इक्वल इनकम, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्या लिखा हुआ रिलेटिवली, रिलेटिवली का क्या मतलब होता है, तो मतलब कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं कि भाई कैपिटलिस्ट के मुकाबले में ना वहाँ पे जैसे के शेप बनती है कि अमीर और अमीर गरीब और गरीब, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वल रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि अमंग अदर थिंग्स डिफरेंसेस इनकम एंड वेल्थ आर नैरोड, कि जो ऐसे बन रहा है उसको थोड़ा ऐसे करा जा रहा है, थोड़ा और, थोड़ा और, गरीब भी कहीं ना कहीं उठ रहा है, अमीर भी कहीं ना कहीं लिमिटेड रहता है ऐसे। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कैपिटलिस्ट में क्या था, कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर ही मालिक है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया, अगर चाइना में बोल दो उन्होंने कि भाई हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे, फर्क नहीं पड़ता कि तुझे पेट्रोल गाड़ी चाहिए, अगर हमें उस चीज की ज्यादा वो बनानी है तो ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटेड, ओए होए होए, क्या बड़ी बात लिख दी, कि तुझे जो तेरा पर्पज है, जो भी तेरा पर्पज है, जो तेरा वो हम सॉल्व करके देंगे, ऐसा नहीं है कि तू भूखा मरेगा। लेकिन कंज्यूमर सोवरेनिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं होती, मतलब एज एन कंज्यूमर के द्वारा सिलेक्टिव प्रोडक्शन नहीं होती, सेंट्रली प्लान इकोनॉमिक के द्वारा, सेंट्रली प्लान जो अथॉरिटी है उसके द्वारा सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है। इससे पर कंज्यूमर की सोवरेनिटी खत्म हो जाती है कि भाई तू नहीं बताएगा कि तेरी प्रेफरेंस ये तो हम ये बनाएंगे, हम देखते हैं कि हमें रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करने हैं। राइट टू वर्क इज गारंटीड बट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, है दोबारा, कि भाई तेरे को काम मिलेगा लेकिन काम तेरे को कहाँ देना है कि हम बताएंगे। ऐसा नहीं कि तेरे पास खुली चॉइस है कि तू कुछ कुछ भी बनाना है कुछ भी बना ले, कहीं पे भी काम करना है कुछ भी कर ले, नहीं, हम बताएंगे किस चीज का काम तेरे को मिलता है। ओके, अब हम इसमें तो देखो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मेरिट्स में, मेरिट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तुमने पढ़ भी लिया, ठीक। अच्छा चलो एक काम करो, छोड़ो ना इसको, इसको बिना देखे बताओ क्या क्या फायदे लगते हैं, क्या क्या हो सकता है सोशल इश्यू में, वैसे बताओ ना अपने मन से 5-6 पॉइंट बताओ, फिर हम आगे चलेंगे, मैं मतलब देखेंगे वहां पर पढ़ेंगे। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी बहुत बढ़िया, सोशल इक्वालिटी ठीक है, लेस कंपटीशन या नो कंपटीशन, बेसिकली एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, वो तो चलो लिखा ही हुआ है एब्सेंस ऑफ कंपटीशन ये, और नहीं वो तो फिर सब जगह ही है कैपिटल, वो तो फिर वही बात है ना, हर जगह कुछ ना कुछ गिना जाता है, कैपिटलिस्ट में भी वही हमने ये पढ़ा था, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है क्योंकि वहाँ पे जो है बिजनेस जो है वो खुद ही वो करते रहते हैं। एफिशिएंट हाँ ठीक है, वैसे एफिशिएंट इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जो है थोड़ा देख के रिसोर्सेज यूज करती है कि भाई हमारे प्रॉफिट थोड़ी कमाना है, हमें तो सबका भला देखना है ऐसा। और मनमीत बताएगी अब एक आधा तो हम आगे चलेंगे। मोर इकोनॉमिक ग्रोथ या रिलेटिवली मोर इकोनॉमिक ग्रोथ या बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस्ड पढ़ लिया वहां पे, अच्छा वो रहा नीचे वो देखो हल्का सा रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है कोई बात नहीं, चलो आगे चलो, अब मैं पढ़ा देता हूँ एक बार। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज 1 पॉइंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन 2nd पॉइंट, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमने अभी डिस्कस करा, waste of all kind are avoided through strict economic planning, this is also second language of for better utilization of resources, nothing else, unemployment is minimized, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कैपिटलिस्ट में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था, कैपिटलिस्ट में क्योंकि उनको अपनी कॉस्ट रिडक्शन करनी है, उनको परवाह नहीं है कि भाई हम मशीनें लगा रहे हैं एआई यूज कर रहे हैं, परवाह नहीं है उनको, लोग हट रहे हैं, उनको अपना कॉस्ट बचानी है, प्रॉफिट बढ़ाना। सोशलिस्ट में लेकिन गवर्नमेंट सबका ध्यान रखती है। ओके, बेटर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी आपका एक पॉइंट हो गया, लेबर्स एंड कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, वहाँ पे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होती है, खास करके लेबर एक्सप्लॉयटेशन होती है, कंज्यूमर को तो फिर भी कहीं ना कहीं किंग मान लिया जाता है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन होती है कि भाई जैसे मैंने बताया था ना, निचोड़ दो, गरीब आदमी पैसे दे रहे निचोड़ दो, वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं ऐसा होता। ओके,
there is a provision for comprehensive social security under social and make citizens feel safe. लैंग्वेज बस कुछ भी इंग्लिश लैंग्वेज, वही बात है ना, चैट जीपीटी को बोलोगे ना कि ये पकड़ प्रॉम्प्ट ये सारे पॉइंट्स मेरे को, उसको बोल ऐसे सिमिलर 10 और बना दे, वो लैंग्वेज चेंज कर करके 10 और बना देगा, वैसी वाली चीजें कुछ पॉइंट्स। डीमेरिट्स क्या? सास बन जाओ फिर से, जल्दी से सास बन जाओ। सर कहीं ना कहीं अगर सरकारी काम होगा, करप्शन ब्राइबरी और काम भी डिले होगा, तो ब्यूरोक्रेसी भी होगी और इनएफिशिएंसी एंड डिलेज भी होंगे, और रिस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि सब कुछ तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी है भाई। बेसिक राइट्स जैसे कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी भी चला जाता है। नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव्स टू हार्ड वर्क इन फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, कि भाई जब हमें दिखता है कि पैसा बनेगा तो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, ठीक है भाई, जो गवर्नमेंट ने काम दिया, जो राइट टू वर्क इज गारंटेड, ठीक है भाई, जो तुम्हें काम देना अपने हिसाब से दे दो देख के, लेकिन मेरे अंदर से वो आग नहीं ना आएगी कि मेरे को कुछ कमाना है। लिखी हुई है भाई चीज़ें। Administered prices are not determined by forces of market on the basis of negotiation between buyers and sellers. Obviously, there is no proper basis for cost calculation. I disagree with this, but लिखा हुआ है, तो तुम्हें अगर किसको करवाना है, आईसीआई तुमसे पूछेगी इज इट राइट, तुम बोलोगे राइट। मेरे को नहीं जचती ये चीज कि भाई फिर वही बता जाती है देयर इज नो बेसिस फॉर नो प्रॉपर बेसिस फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन। ऐसे थोड़ी होता है, कोई भी अगर रिसोर्सेज एलोकेट करता है, गवर्नमेंट सिर्फ ये थोड़ी सोचती है कि हमें किसको बूस्ट करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बना दो, जितने में बनते हैं बना दो। अरे नहीं भाई, प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, सब चीजें कंपेयर होती है, बट ठीक है भाई। इन द एब्सेंस ऑफ In the absence of such practice, the most economic and scientific allocation resources and the efficient function of economic system are impossible. ऊपर ही जस्ट लिख के हटा है मेरिट्स में बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि क्योंकि कॉस्ट एलोकेशन वगैरह नहीं होती, तो इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती, एंड द एफिशिएंट फंक्शनिंग आर इम्पॉसिबल। क्या करें भाई, कुछ चीजें हैं ही ऐसी जिसमें आप खुद की ही कॉमन सेंस पे डाउट करोगे कि यार क्या लिख रहा है, अभी तो ऊपर तो बता के हटा कि ये चीज बहुत अच्छी है, अभी तो बोल रहा है कि इसमें बहुत दिक्कत है। वही बात है ना कि किसी को 6 दिखता है, किसी को 9 दिखता है, लेकिन साइड वाले को ऐसा लगता है कि ये क्या बना हुआ है। तो वो वाली चीज है कि जब बेनिफिट्स वाली साइड देख रहे हो ये तो 6 है, डिसएडवांटेज 9 है, लेकिन अगर बाहर ओवरऑल पिक्चर देखो तो बोलो क्या बना हुआ है, ये इधर से 6 इधर से 9, कुछ बीच में समझ नहीं आ रहा। समझ गया ना मैं कैसे बोल रही हूँ? एग्जाम्पल तुम फटाफट से बना के ये क्या है 6, ये क्या है ये क्या है ये बोल रहा था, जब बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं तो 6 दिखता है, डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं तो 9 दिखता है, लेकिन जब टोटल कंपेयर एक साथ पिक्चर एक साथ करके देखो तो ये क्या है, वो वाली चीज है। क्या कर सकते हैं भाई। अब आ गया हम फाइनली मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर। मिक्स्ड इकोनॉमी आज हमने कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर कर लिया दोबारा से, ठीक है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी के बाद आई थिंक खत्म है, ये बस यहाँ पे चैप्टर खत्म है, ठीक है। यहाँ पे अगला चैप्टर स्टार्ट है, फिर हम डिमांड सप्लाई करेंगे कल से। लेकिन आज हमें क्या करना है, मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ के कल मैं कराऊंगा फिर इसके फर्स्ट हाफ में एमसीक्यू। अब आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं टाइम मिल जाएगा इसको घर पे प्रिपेयर करने का। ये वाली पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट हमारी ऐप डाउनलोड करोगे आप, ऐप के फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में, सी फाउंडेशन के फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में आपको ये इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते हैं। चैप्टर 1 लिख के एक मैं नोट्स चढ़ा दूंगा, वो आप वहाँ से उठा लेना, ठीक है। वो ऐप में ही खोलेंगे, ऐप नहीं मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। ऐप हाँ गूगल प्ले स्टोर पे आप जाओगे ना और लिखोगे नेक्स्ट जेन सी एकेडमी तो मिल जाएगी, नहीं तो ऐप आपको और कहाँ मिल जाएगी, ऐप आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे ना,
लाइक आप फोन पे जाओगे, nextgenceacademy.com खोलोगे तो नीचे ना राइट कॉर्नर में डाउनलोड ऐप का ऑप्शन आता है, तो वहां से ऐप डाउनलोड सीधा होती है, सीधा लिंक खुलता है सीधा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, उसके बाद कल हम करेंगे फर्स्ट हाफ में इसके एमसीक्यूज, फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है कल से। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी ये डिपेंड करती है किस पे, दोनों पे, मार्केट पे भी और गवर्नमेंट पे भी। वही बात है, दोनों के फीचर्स हैं और इसका लॉजिक है, इनफैक्ट एवरी इकोनॉमी इन रियल वर्ल्ड यूजेस बोथ मार्केट्स एंड गवर्नमेंट। इससे आपकी फिर पॉलिसी भी आ गई कि एब्सेंस नहीं है, जीरो जीरो रोल नहीं है, लिमिटेड रोल। सोशलिस्ट में लिमिटेड रोल है मार्केट फोर्सेस का, कैपिटलिस्ट में लिमिटेड रोल है गवर्नमेंट, लेकिन मिक्स्ड में कहीं ना कहीं दोनों यूज होती हैं। और वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हर एक इकोनॉमी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मिक्स इकोनॉमी तो है ही, ट्रू बात भी है। चलो, एम क्या है कि दोनों के फीचर्स बेस्ट लो और दोनों के डीमेरिट्स एक्सक्लूड कर दो, ऐसी इकोनॉमी बनाओ कि दोनों के फायदे आ रहे हैं और दोनों। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, इंडिया में क्या हुआ है, दोनों के कहीं ना कहीं डीमेरिट्स आ रखे हैं दोनों के मेरिट्स कहीं ना कहीं उल्टा कम दिखते हैं। चलो, फीचर्स क्या है भाई, को एग्जिस्टेंस है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की, मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे हम। और तीन सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कंबाइंड सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जैसे अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे हाँ, रेलवे प्राइवेट है, नहीं रेलवे तो उल्टा है, उल्टा पब्लिक सेक्टर उल्टा मैं रेलवे बोल सकता हूँ कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसका प्राइमरी जो प्राइमरी वो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं। टेलीकॉम में भी बीएसएनएल है कहीं ना कहीं, वो भी कंबाइंड में आ जाता है। प्राइवेट ऐसे सेक्टर हो गए जो पूरा ही गवर्नमेंट ने हम पे छोड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से ये प्रोफेशनल कोचिंग ही हो गई, गवर्नमेंट कहाँ देती है सीए की कोचिंग, कभी सुना कि गवर्नमेंट का कोई सीए कोचिंग नहीं, सारे प्राइवेट कोचिंग ही होते हैं। आईसीआई भी पूरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही है। तो ऐसे वाली चीज कि एक तो पूरा प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर मैनेज बाय द एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। गवर्नमेंट नहीं बताती कि सीए के एग्जाम कब होंगे, गवर्नमेंट नहीं बताती कि सीए की कोचिंग कितने में मिलनी चाहिए, नहीं, सारा कुछ हम डिसाइड करते हैं। इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स आर बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव। द सिस्टम ऑफ प्राइवेट, अच्छा पता है एक न्यूज सुनी है मैंने, अब पता नहीं वो कितनी सच है क्या है। गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि जो आईसीआई है, आईसीएसआई है, मतलब जो सीएस वालों का इंस्टीट्यूट है और जो सीएमए वालों का इंस्टीट्यूट है, सीएम में होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, वो भी एक कोर्स है, सीएस भी एक कोर्स है और एक सीए भी कोर्स है, तो नॉर्मली लोग ऐसे बोलते हैं सीए सीए सीएमए। उनके जो इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि उसको अपने कंट्रोल में ले ले। कहीं ना कहीं ये प्लानिंग क्यों हो रही है, मैं अगर तुम्हें थोड़ी रियल लाइफ बताऊं, हर जगह रिजर्वेशन भर रखी है, हर जगह रिजर्वेशन, लेकिन आईसीआई में, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है सारे आईसीआईएस हैं, इसमें कुछ नहीं है सर। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि गरीब बच्चा कंसेशन दे दो, सबके लिए फाउंडेशन की फीस जो 9,000 10,000 जो है, ऐसे सबके लिए सिमिलर, ऐसा 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 कर रखा है सिस्टम है। वही वही रिजर्वेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कि जो एग्जाम जो आईसीआई रिजल्ट निकालते हैं कि जैसे फाउंडेशन में सिर्फ 15% बच्चे पास होंगे तो उसमें से 5% तो SC ST होंगे, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन अभी बात हो रही है वो कहीं ना कहीं आई थिंक इसी चीज़ के लिए हो रही है, सुनर और लेटर अगर ऐसा कुछ हो गया तो भाई ये तो कोर्स का काफ़ी वो होगा, कोर्स के लिए काफ़ी इनडिग्निटी वाली चीज़ हो जाएगी, बट चलो कोई बात नहीं। क्योंकि ना डॉक्टर वाली साइड ये चीज़ हो चुकी है, बहुत सारे SC ST वगैरह डॉक्टर लॉयर बन जाते हैं और उस चक्कर में बाद में क्या होता है, जब एक्चुअल में फिर इलाज कराना जाओ फिर पता चलता है कि ये कोविड बैच के डॉक्टर है, या ये तो है ना वैसे डॉक्टर हैं जो रिजर्वेशन पे पास हुए हैं, तो फिर पता चलता है इलाज में। चलो एनीवे छोड़, ठीक है। However, private enterprise may be regulated by the government directly or indirectly by a number of policy instruments. ये तो ट्रू है, जैसे हमारे केस में भी ये चीज हो सकती है ना, ठीक। पब्लिक सेक्टर क्या है, ऐसी इंडस्ट्री जो मतलब वो ऐसे जैसे रेलवेज है, तो उनका प्रॉफिट ये नहीं कि हमें बहुत पैसा छापना है इन लोगों से कि 2,000 की टिकट ले लें या ऐसा कुछ ले लें कि अगर अमीर है तो उससे ज्यादा महंगी टिकट लें, गरीब है तो इससे कम लें, ऐसा कुछ नहीं। उनका पर्पज सिंपल है, सोशल वेलफेयर, ठीक है, ओके, वेलफेयर फॉर द कम्युनिटी के लिए होते हैं। फिर होते हैं ऑब्वियसली कंबाइंड सेक्टर, जिसमें दोनों एक्सेस है, government or enterprise have equal access and join hands to produce commodity and services leading to establishment of joint sector। जैसे कि पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, DDDC भी टाइप्स भी हैं प्राइवेट कुरियर्स, और पोस्टल ऑफिसेज भी हैं गवर्नमेंट के। एक आपने पहले तो एग्जांपल ली थी हमने भी,
हाँ टेलीकॉम ऑपरेटर्स, तो उसमें BSNL भी है, जियो भी है, ऐसा। ओके। मिक्स्ड इकोनॉमी के फॉलोइंग मेरिट्स, बेस्ट बात क्या है? आप बोलते नहीं हो, क्या हो गया? ब्रेकफास्ट करा हुआ है? करा हुआ है? नहीं पता चलता, झूठ बोल रहे हो आप। अच्छा ठीक, चलो। जब भी ऐसी बात है तो एक्टिव होकर बोलो, तभी तभी चीजें ऐसी ना रहती हैं दिमाग में। मेरा पॉइंट क्या था अभी, कि बेस्ट बात क्या है कि पेपर MCQ है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें कंसेप्ट समझ आ गया। MCQ जो है ऐसी चीजों में ना, लैंग्वेज तो आने नहीं वाली कि वो तुमसे लैंग्वेज, और ऐसा भी नहीं कभी कभार होता कि वो जानबूझ के तुमसे एग्जैक्ट ऐसे ही पूछ ले, इट विच इकोनॉमी encourages enterprise and risk taking। अब ये तो हमने कैपिटलिस्ट में भी पढ़ा था, मिक्स में भी पढ़ लिया, वैसे तो ये चीज ऐसे ही होगी। विच इकोनॉमी encourages ये रिस्क टेकिंग, और वहां पे लिखा होगा कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, सोशलिस्ट एंड बोथ A and B। तो कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड फिर बोथ A and B आ गया ऐसा। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ चुका ना, तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार ये ठीक है, ऐसे ऐसे। बेसिकली अगर कोई भी मेरिट्स है, कोई भी मेरिट्स है कैपिटलिस्ट के और सोशलिस्ट के, जहां जहां वो मेरिट्स हैं वो सोशलिस्ट में भी हैं, और जहां जहां डीमेरिट्स है वो सोशलिस्ट में मत सोचना। बस इतना का कर लो, कॉमन सेंस अगर चलानी है, ठीक है। बाकी तो अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर है, 100 में से सिर्फ 5 मार्क्स का आना है, और 5 मार्क्स में ये वाली चीजें नहीं आने वाली, ठीक है। तभी ये लाइट येलो में लिख रखी है, ठीक है। चलो, मेरिट्स क्या जी, अब थोड़ा फटाफट से चलेंगे क्योंकि ये तो, हाँ जी। इकोनॉमिक फ्रीडम एंड एक्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी व्हिच इंश्योर्स इंसेंटिव टू वर्क। अब ये काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट वाला फीचर उठा लिया एक, कि भाई कहीं ना कहीं प्राइवेट एंटरप्राइज भी, वही बात है, जहां जहां फायदे कुछ ना कुछ प्राइवेट के गिना दिए कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट अच्छे मिलेंगे, कंज्यूमर भी खुश रहेगा, है ना, ये वो, कहीं ना कहीं वो बोल देंगे कि सोशल वेलफेयर हो जाएगा ऐसे। एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड बेटर रिसोर्स एलोकेशन, ठीक। कंज्यूमर बेनिफिटेड तो कंज्यूमर से होने देखा आ गया ना, और फिर एकदम से क्या आ जाएगा कि कंज्यूमर चॉइसेस तो लिमिटेड है, सोशल वेलफेयर भी हो जाता है। अपनी मर्जी है भाई। हाँ जी। इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेस, ये कहाँ पे पढ़ा था हमने? आपने नहीं पढ़ा था? फिर भाग के बताया करो, ठीक है। कंपैरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड आ गया ना, ग्रेटर। अब सोशल इक्वालिटी हो रही है, और कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आपस में बात जाती नहीं है साथ में, लेकिन कैपिटलिस्ट का भी फीचर उठा लिया अच्छे वाले, सोशलिस्ट के भी अच्छे फीचर उठा लिए, बस ये चीज है, सिंपल लॉजिक ये। Comparatively greater and economic social equality and freedom from exploitation due to greater state participation। ये लॉजिक ठीक है वैसे, कि भाई कंपैरेटिवली वर्ड लिखा हुआ है, भाई रिलेटिवली वाली चीज, कि भाई रिलेटिवली कैपिटलिस्ट के हिसाब से तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंज्यूमर और लेबर एक्सप्लॉयटेशन कम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट पार्टिसिपेट करके सोशल वेलफेयर इंश्योर करती है ऐसा। Disadvantages of cutthroat competition averted through government's legislative measures such as environment as labor regulation। ये तो समझ आ गई बात, कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, लेकिन ताकि तुम कट थ्रोट कंपटीशन के चक्कर में लेबर को एक्सप्लॉइट ना करो, ये सब चीजें ना करो, तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लगा रखे होते हैं, और उसके हिसाब से चलता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या चलता है, लेबर लॉ, लेबर लॉ चलता है। बहुत बहुत कुछ चीजें उसमें ऐसे लिखी होती हैं कि तुम्हें अगर वो होता है ना, लेबर होता है उसका ESI PF वगैरह काटना पड़ता है, ताकि कल को उसको कुछ हो गया तो तुम उसका भरपाई भी तुम करो, ऐसे ऐसा बहुत चीजें होती हैं इनफैक्ट लेबर लॉज में, कि तुम एक वर्कर को लेट से इतने घंटे से ज्यादा नहीं काम करा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेबर लॉज हैं सारे। और डीमेरिट्स क्या है वही, अच्छा देखो, मेरिट्स अवेलेबल टू कैपिटलिस्ट एंड सोशल इकोनॉमी, अब डीमेरिट्स भी कहाँ से उठाएंगे? तभी मैंने बोला कि मिक्स्ड इकोनॉमी कोई सेपरेट इकोनॉमी नहीं है, कैपिटलिस्ट में खुला छोड़ दिया, सोशलिस्ट में पूरा बांध लिया, मिक्स्ड क्या है, दोनों मिला दी, अलग से कुछ नहीं। ओके। मिक्स्ड इकोनॉमी समटाइम्स, कभी कभी मन करता है जब, is characterized by excessive control by state resulting in reduced incentive and constrained growth। कभी कभार एक्सेसिव कंट्रोल हो जाता है बाय स्टेट, ठीक है जी। हाँ, रिजल्टिंग, उससे रिजल्ट क्या होता है, कंस्ट्रेंट ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर।
constrained growth of private sector, poor implementation of planning, higher rates of taxation, lack of efficiency, सांस ही बन जाती है एकदम से उसका से छी भाई, है ना। प्राइवेट सेक्टर भी खुश नहीं है, महंगाई भी बढ़ रखी है, टैक्सेस भी ज्यादा ले लेते हैं, ये तो हमारे यहाँ हो भी रहा है। और मैंने बोला था ना कि इंडिया में तो डीमेरिट ज्यादा दिखते हैं, ऊपर जो मेरिट्स पड़े, रैपिड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखी क्या कहीं? अभी तक तो नहीं। ऑल्दो कंसिडरिंग कि हमारी अंग्रेज हमारी ना पूरी इकोनॉमी चूस गए थे। पता है इंडिया कितनी रिच कंट्री थी, कितने ट्रिलियन डॉलर्स लूट के गए हैं वो। तुम ये सोचो, इंग्लिश में जो वर्ड है ना लूट, वो उन्होंने हिंदी से उठाया है। क्योंकि जब इंडियंस बोलते थे ना कि ये तो हमें लूट गए, उन्होंने वहां से उठाया कि लूट वर्ड जो इंग्लिश में हुआ ना उसका मतलब भी यही होता है लूट। इंग्लिश वाला लूट इज हिंदी वाला लूट ओनली। इतना लूटा उन्होंने बहुत लूट है, हमारा वर्ड भी लूट गए ठीक है। और फिर वही बात है, करप्शन, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये सब कुछ हाँ ये तो दिखता है। ये चीजें तो डीमेरिट्स डीमेरिट्स आपको अलग से याद नहीं रखने हैं। डीमेरिट्स आपको बस ये सोचना है इंडिया में क्या क्या है, ऐसे सोचना है। क्या क्या है भाई देखो, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग है, हायर रेट ऑफ टैक्सेशन है, लैक ऑफ एफिशिएंसी है, करप्शन है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, अनड्यू डिलेज इन इकोनॉमिक डिसीजन है, पुअर परफॉर्मेंस है, ये सब। आई लव इंडिया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और मैं चाहता हूँ ऑब्वियसली इंडिया ग्रो करे, लेकिन जो फैक्ट है वो तो मैं बोल ही सकता हूँ ना। मोर ओवर कहीं ना कहीं प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में बैलेंस रखना मुश्किल है, ये बात बिल्कुल सच है। ये बात एक जेन्युइन डीमेरिट है जो तुम्हें याद रखना चाहिए, और ये पूरी लॉजिकल बात है कि जैसे जैसे ये बीएसएनएल और जीई है, जियो ही है, अगर साथ मिलके चला रहे हैं तो जियो का ये सोचता है क्या कि गवर्नमेंट सरकार जो है गरीबों का भला भी करे? नहीं भाई, अंबानी कहते चूसो, लोगों से पैसा चूसना है, हराओ बीएसएनएल को परवाह नहीं है। ऑब्वियस ही बात है ना। कितना ही एक टाइम पे बीएसएनएल ही होता था, सोचो सबके घर में बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, फोन भी बीएसएनएल का सिम। लेकिन अब क्या है, जियो धन धना धन। इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स द प्राइवेट सेक्टर इज लाइकली टू, देखो ऊपर भी क्या लिखा हुआ था, कंस्ट्रेंट ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे भी क्या लिखा है कि प्राइवेट सेक्टर ढंग से ग्रो नहीं हो पाएगा। नहीं सॉरी सॉरी, उल्टा लिखा है, उल्टा ही लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है कि देखो समटाइम्स समटाइम्स स्टेट ज्यादा कंट्रोल कर लेती है तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं करवाता। अब यहाँ पे उल्टा लिखा कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एब्सेंस है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर डिसप्रोपोर्शनेट, डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर इतना इतना ग्रो कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर ऐसे ग्रो कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर डिसप्रोपोर्शनेटली इसके प्रोपोर्शन में बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेटली ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो सिस्टम वुड देन रिसेंबल कैपिटलिज्म विद ऑल इट्स अकाउंट, कि भाई अगर ऐसे प्राइवेट सेक्टर ही ज्यादा वो करता रहा, फिर तो वही बात होगी 80% प्राइवेट सेक्टर 20% गवर्नमेंट रोल, तो वो कैपिटलाइजेशन कैपिटलिज्म ही बन गया कहीं ना कहीं। पहली इकोनॉमी हमने कौन सी पढ़ी? अब दूसरी आप बताओ। वेरी, अब तीसरी कौन सी पढ़ी? मिक्स, मिक्स में सिर्फ मिक्स थी। यहाँ पे होता है खत्म, ठीक है। कल हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू, कंसेप्ट में अच्छे से आ चुके हैं, हम आराम से साथ साथ में बैठ के कर लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, इसी बात पे हम ये सेशन यहाँ पे एंड करते हैं।